चलिए बच्चों रेडी करते हैं। जैसा कि आपको बता चुके थे कि हम पूरे हिस्ट्री को 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे और फर्स्ट वीडियो हम डाल चुके हैं कंटेम्प्रेरी सीरीज का, आई बटन में जाके देख लीजिए। आज हम सेकेंड वीडियो हिस्ट्री का लाए हैं जहां पे हम 4 चैप्टर, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, उसके बाद आईएनसी, फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी टोटल 4 चैप्टर को पूरे 1.5 घंटा में हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं देखना है, सारा का नोट डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक पेपर लिख सेट किए, वो पेपर अगर आप कर लिए तो 80 नंबर कंफर्म है, एकदम कंफर्म। तो उस पेपर को मत छोड़िएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज जो भी बात बोलेंगे, पढ़ाने का तरीका अलग है, लगेगा कि वेब सीरीज देख रहे हैं, मजा आ रहा है, पर ये सारा क्वेश्चन एग्जाम का है, ध्यान दीजिएगा। और एकदम अच्छे से कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए क्योंकि समय कम है। तो आपको जैसा कि स्टार्ट करते हैं हम लोग, पहला फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या रिवॉल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं। इस चैप्टर से इस साल लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है 10 नंबर का, मिस आउट मत कीजिएगा। कंफर्म मतलब कंफर्म। तो पहला चैप्टर क्या है? रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी 1857, 1857 में अचानक इंडिया में इतना बड़ा रिवॉल्ट क्यों हो गया, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला गया। भारत के लोग बोलते थे ये हमारे आजादी का पहला लड़ाई है, पर ब्रिटेन का वही कहना था ये एक सिपाही म्यूटनी है, ये एक सिपाही युद्ध है। तो क्या हुआ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में? क्या इमीडिएट कॉज था? ये इनफील्ड राइफल क्या है, गन वाला जो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, इमीडिएट कॉज। तो आपको जैसा कि हम बता दें कि हमारे इंडिया में अगर बात करें हम लोग, तो हमारे इंडिया में एक कंपनी आया था ब्रिटेन से, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडियन कंपनी। वो आया था एमडीएच, असली मसाले से सच, स्पाइसेस का कारोबार करने। पर धीरे धीरे क्या हुआ, वो पूरा इंडिया को कैप्चर कर लिया, एनेक्स कर लिया, बाय द हेल्प ऑफ कॉलोनिज्म, बाय द हेल्प ऑफ इंपीरियलिज्म। आगे जाके आपको पता है बहुत गंदा पॉलिसी लाया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखेंगे हम लोग, सब्सिडरी अलायंस देखेंगे हम लोग। और क्वीन जो ब्रिटेन इंग्लैंड में है, जो इस कंपनी को भेजा था मसाला का कारोबार करने, पर ये कंपनी तो यहाँ पूरा कैप्चर कर लिया इंडिया को। अब क्वीन को ये बात कर खबर ही नहीं। अब सेकेंड चैप्टर में यहाँ से दौड़ता है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। जैसे क्वीन को पता चला तो क्वीन क्या की, ईस्ट इंडियन कंपनी को एबॉलिश कर दी। अब यहाँ के आदमी लोग खुश, यार वो कंपनी बदमाश था, क्वीन बहुत अच्छी है। अब क्वीन आ गई है, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कराया, फ्रेंच रेवोल्यूशन कराया, वैसे इंडिया को भी डेवलप कराएगा। पर याद रखिए ब्रिटेन का नीति है, वो कुछ भी अच्छा नहीं करता है। अब जैसे क्वीन संभाली, उसने वाइसरॉय का कॉन्सेप्ट ला दिया। वाइसरॉय मतलब हुई कॉल्ड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एग्जाम में आ रहा है, लॉर्ड कैनिंग। वाइसरॉय मतलब मॉनिटर बना दिया, हर जगह का मॉनिटर रहेगा। और वही वाइसरॉय से कहानी जाते हुए एक वाइसरॉय जो आपके सिलेबस में आता है, दैट इज कॉल्ड लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन बहुत खतरनाक आदमी, बहुत तेज आदमी, जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, मतलब जो भी हिंदी में प्रेस चल रहा है, बंगाली में चल रहा है, रिलीजियस लैंग्वेज जो चल रहा है, वो सारा प्रेस बंद करो। रातों रात सारा प्रेस को इंग्लिश में करा दिया। इवन आप नाम सुनेंगे अमृत बाजार पत्रिका, जो हिंदी में आता था, रातों रात उसको इंग्लिश में चेंज कर दिया। अब इंडियन फिर गुस्सा, अब ये कौन है भाई जो हम लोग को परेशान कर रहा है? पहले कंपनी परेशान किया, अब ये लिटन, समझ रहे? फिर लिटन को हटा के फिर आया रिपन। रिपन बहुत अच्छा आदमी, उन्होंने ला दिया एक खतरनाक चीज जो आपके सिलेबस में, इल्बर्ट विल, जो इंडियन के फेवर में था कि कोई भी इंडियन बॉडी भी ब्रिटेन को सजा दे सकता है। अब क्वीन को ही नहीं पसंद आया, ये क्या चल रहा है, रिपन को ज्यादा घुल मिल गया है इंडियन से। तो यानी लिटन आया तो इंडियन परेशान, रिपन आया तो क्वीन परेशान। अब करे तो करे क्या? उसके बाद अब डफरिन आया, और डफर का किस्मत खराब, लॉर्ड डफरिन जो आगे वाइसरॉय है, इनके समय कुछ छोटा छोटा ग्रुप एक्टिवेट होने लगा। जैसे हम आपको बता रहे, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने बनाया था, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया था। उसके बाद छोटा, आपको एक और बात बताते हैं, ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय ने बनाया था। सत्याशोधक समाज ज्योतिबा राव फुले ने बनाया था। ये छोटे छोटे ग्रुप एक्टिव होने लगे, ब्रिटेन के अगेंस्ट जाने लगे। इससे ब्रिटेन पूरा परेशान, ब्रिटेन का कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है। तो ब्रिटेन ने क्या किया, एक रिटायर्ड जनरल ऑफिसर जिसका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, उन्होंने ऐसे ही एक पार्टी बना दिया। उस पार्टी का नाम दिया गया आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 29 दिसंबर 1885 को बना था। याद रखिए एग्जाम का क्वेश्चन, 29 दिसंबर 1885 को आईएनसी 72 लोग को लेके बना दिया गया कि भैया अब हम छोटा छोटा ग्रुप का बात नहीं सुनेंगे, सब एक में आओ, जो बोलना है बोलो। अब ब्रिटेन को तो करना कुछ नहीं,
बस एक पार्टी बना के दे दिया कि ले भाई तू लोग सब एक साथ रह और एक साथ बोल 72 लोग को लेके। पर आगे जाके देखा गया कि यही आईएनसी में दो ग्रुप बनने लगा। जैसे आपके स्कूल में दो ग्रुप है, एक टॉपर एक बैक बेंचर, तो उसी तरीका से टॉपर मॉडरेट है और बैक बेंचर एक्सट्रीमिस्ट है। तो आईएनसी में दो ग्रुप बनने लगा, एक मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट जो डिमांड विथ लॉ काम करता है, आप लोग जानते हैं। मॉडरेट का लीडर का नाम दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह, गोपाल कृष्ण गोखले। और एक्सट्रीमिस्ट का बात करें तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। अब धीरे धीरे यही मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में आगे जाकर लड़ाई होने लगा और उसी समय में एक खतरनाक चीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल। इस अंकल को देख रहे होंगे, लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया हिंदू मुस्लिम का लेके। बंगाल उस समय बहुत बड़ा प्रोविंस माना जाता था और आईएनसी कुछ कर ही नहीं रहा है। उसी समय बैक बेंचर एकदम एग्रेसिव हो गए, टॉपर को छोड़े मॉडरेट को। आईएनसी में दो ग्रुप था, मॉडरेट बहुत तेज था पर एक्सट्रीमिस्ट बैक बेंचर लड़ाई में कूद गया और बड़ा मूवमेंट लाया जिसका नाम रखा गया स्वदेशी मूवमेंट। तो पूछता है पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद एंटी पार्टीशनल मूवमेंट का एक नाम बताइए, तो आंसर देना है स्वदेशी मूवमेंट। By what other name of revolt of 1857? आंसर देना है सिपाही म्यूटिनी या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। What was the immediate cause of revolt of 1857? ये आता है। कंट्रीब्यूशन बताओ दादा भाई नौरोजी का को, which called ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो समझ गए कॉन्सेप्ट के साथ। और उसके बाद एक और वीडियो आएगा जहाँ पे पूरा गांधी जी, पूरा सुभाष चंद्र बोस जो शॉर्ट है, और वार ऑफ इंडिपेंडेंस, देश आजाद कैसे हुआ, माउंट बैटन ने क्या बोला। आपके सिलेबस में डांडी मार्च, जलियनवाला बाग, रौलत एक्ट, चौरी चौरा इंसिडेंट, एक कहानी से एकदम नेटफ्लिक्स के सीरीज की तरह पॉपकॉर्न लेके एकदम बैठ जाना आप लोग। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए कैसे चलेंगे। तो चलिए अब हम एक सीक्वेंस में सबसे पहले फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कराएंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857 इसी वीडियो में। अगर आपने पढ़ लिया तो फ्रैगमेंट बना देंगे, देख लीजिएगा वहीं तक। उसके बाद ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म कराएंगे इसी वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट फेज ऑफ आईएनसी करा देंगे, उसके बाद सेकंड फेज। अगर आपको पूरा वीडियो में डाउट है तो पूरा देखिए, और नहीं आपको जो सीरीज देखना वहां पे भगा के आप देख लीजिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। तो आप बाकी सब कुछ का नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए रेडी करते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए बच्चों रेडी करते हैं क्लास 10 का आईसीएसई का हिस्ट्री का पेपर, जो 10 मार्च को एग्जाम होगा, जिसका पेपर लीक कर चुके हम। पेपर यहीं से बनेगा और पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। एक एक एमसीक्यू, एक एक शॉर्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस साल एकदम कंफर्म आ रहा है। ये पेपर आप मिस मत कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। पेपर समझिए यहीं से आएगा, 10 घंटा का पूरे डीएनए टीम का मेहनत है और पेपर एकदम कंफर्म यहीं से आएगा। तो चलिए रेडी करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। अचानक 1857 ही क्यों, अचानक 1857 में ही लड़ाई क्यों हो गया? अच्छा, इसको ऐसे क्यों सजा रहे हैं, यहाँ से हर एक क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन। तो जहां तक इंडियन का है, इंडियन इस लड़ाई को बोलते थे हमारे आजादी का पहला लड़ाई है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वहां ब्रिटेन का हिसाब से पूछे तो वो लोग बोलता था ये एक सिपाही युद्ध है, सिपाही म्यूटिनी। समझ रहे, ये क्वेश्चन आता है भाई व्हाट अदर नेम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, तो आपको आंसर देना है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अचानक 1857 में क्या हुआ, तो चलते एक फ्लैशबैक में। और फ्लैशबैक में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे इंडिया में एक कंपनी आया था ब्रिटेन से, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडियन कंपनी, और वो स्पाइसेस का कारोबार करने इंडिया में आया था। असली मसाले सच सच ऐसा वाला कहानी चल रहा होगा। पर धीरे धीरे वो कंपनी पूरा इंडिया को कैप्चर कर लिया, एनेक्स कर लिया। बाय द हेल्प ऑफ कॉलोनिज्म, कॉलोनी कैप्चर किया। बाय द हेल्प ऑफ इंपीरियलिज्म, राजा को हरा के कैप्चर किया। बहुत खतरनाक खतरनाक पॉलिसी लाया जो इस पर एग्जाम में आ रहा है। जैसे एक पॉलिसी का नाम बताएं, जिस पॉलिसी का नाम है जहां एक तरफ राजा परेशान, एक तरफ किसान परेशान, एक तरफ आर्मी परेशान, एक तरफ स्टूडेंट परेशान। जब सब कोई परेशान होगा तब लड़ाई नहीं, रिवॉल्ट होता है, रिवॉल्ट। आप किसी को तब तक नहीं मारिएगा जब तक आप उससे पागल ना हो जाए। तो ऐसे इंडियन ब्रिटेन से परेशान हो गया था और लास्ट 1857 में एकदम युद्ध छेड़ दिया। तो अब हम चलते हैं क्या पॉलिसी था, राजा क्यों परेशान था, व्हाट आर द कॉज, व्हाट आर द पॉलिटिकल कॉज, इमीडिएट कॉज, ये सब आते रहता है। ठीक है, तो राजा इसलिए परेशान था कि राजा के पास दो पॉलिसी ब्रिटेन ला दी।
एक था सब्सिडरी अलायंस, जिसको लाने वाले वाइसरॉय थे लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया कि एक राजा के पास जाता था और राजा के कान में कहता था, या ऐसा समझो कि भाई आपको बगल वाला राजा अटैक करने वाला है, तो आप अपने बदले हमारा आर्मी ले लीजिए, हमारे पास वेपन है, गन है, सब है, बदले में हमको कुछ पैसा दे दीजिएगा। राजा भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बगल के राजा को हरा देता था और कुछ पैसा दे देता था ब्रिटेन को। पर बदले में अगर राजा हार गया तो ऐसा समझो बॉडी गार्ड वाला हिसाब, मेरा किसी से लड़ाई हुआ, आप अपना बॉडी गार्ड हमको दे दिए, बदले में हम आपके अपने बॉडी गार्ड को पैसा उसा खर्चा कर दिए, ना खर्चा कर पाए तो हम आपका जगह एनेक्स कर लेंगे, हथिया लेंगे। ब्रिटेन बहुत तेज, दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी अलायंस। अलायंस अलायंस मतलब लेना, जिसको लाने वाले थे लॉर्ड वेलेस्ली। भैया बॉडी गार्ड तो दे रहे हैं तुमको, आर्मी तो दे रहे हैं तुमको, बदले में बेटा तुमको पैसा देना होगा, पैसा नहीं दिए तो जगह ले लेंगे। राजा परेशान। और दूसरी तरफ एक और गंदा पॉलिसी जो एग्जाम में हर साल आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको देने वाले थे लॉर्ड डलहौसी। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? अगर राजा का कोई अपना बेटा ना हुआ, सौतेला बेटा हुआ, तो राजा अपना गद्दी ब्रिटेन के हाथ में देगा, यानी वो गद्दी, वो तख्त ब्रिटेन रख लेगा। राजा फिर परेशान। जैसे कानपुर में नाना साहब पेशवा बाजीराव के सौतेले बेटे थे, इसलिए तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कूद गए थे। झांसी की रानी उसका सौतेला बेटा था। यानी यहाँ पे हर एक लड़ाई का अपना अपना कारण था। अगर एक ही कारण होता तो देश आजाद हो जाता 1947 की तरह। सबका अपना कॉज था। नाना साहब अपना लिए लड़ रहे थे, झांसी की रानी अपने लिए लड़ रहे थे, लखनऊ से अपने लिए लड़ रहे थे, बिहार से कुंवर सिंह अपने लिए लड़ाई कर रहे थे। समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा। तो बात समझ गए, दो पॉलिसी जिसके कारण राजा परेशान। अब आर्मी क्यों परेशान है भैया, उसको भी समझते हैं। क्योंकि एक पॉलिसी ला दिया गया जिसका नाम है जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट, जैसा दिख रहा होगा। और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आर्मी को कहा गया कि भैया तुम लड़ाई समुंदर लांघ के करो। मतलब इंडायरेक्टली ब्राह्मण कास्ट में माना जाता है जब भी लड़ाई हो तो समुंदर लांघ के, ओवरसीज क्रॉस करके नहीं जा सकते, वो उसके लिए टैबू माना जाता था। तो ब्रिटेन को इससे कोई फर्क नहीं, जाना होगा। पहले के जमाने में जहाज से लड़के लड़ाई करने जाता था, एक ओशन से दूसरे ओशन। ब्राह्मण कास्ट में टैबू माना जाता है। आर्मी परेशान, ये क्या चल रहा है, रेशियो फिक्स नहीं था, सैलरी फिक्स नहीं था, इससे भी आर्मी परेशान था। और एक खतरनाक परेशान आर्मी तो तब हुआ जो इस लड़ाई का इमीडिएट कॉज बना, जो इस साल एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड एनफील्ड राइफल। ब्रिटेन इतना तेज था कि एक ऐसा गन बनाया, एनफील्ड राइफल, जो गाय और सुअर के मांस से बना था। गाय किसके लिए पवित्र है? हिंदू के लिए। सुअर किसके लिए नापाक या बोलो अपवित्र है? मुस्लिम के लिए। ब्रिटेन चाह रहा है हिंदू मुसलमान का यूनिटी तोड़ना, जैसा एक गन को देख रहे होंगे। इन्हीं गन के अगेंस्ट से चलाने में मंगल पांडे, आमिर खान का वो मूवी देखे होंगे, जो एक होता है तंबाकू, ऐसा समझो पैकेट टाइप का होता है जिसको ग्रीस कार्टिलेज बोलते हैं, उसको मुंह से खोलना पड़ता है, फिर उस गन में डालना पड़ता है, फिर गन चलाना पड़ता है। अब कोई माउथ तो लगाएगा नहीं, क्योंकि बना किससे है। ये था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का इमीडिएट कॉज। इनफील्ड राइफल एक गन कारण था, एक लड़ाई का। सोचिए ब्रिटेन इतना दिमाग चलाता था। अब आर्मी परेशान, कैसा गन बना दिया, समुद्र लांघ के जाना पड़ रहा है। एक तरफ राजा परेशान, कैसा पॉलिसी ला दिया भैया, मेरा जगह ले रहे हो, नहीं तो हाँ लूट ले रहे हमको। दूसरी तरफ किसान परेशान, जमीन उसका, सब कुछ उसका, टैक्स उससे बहुत लेता था, इंडिगो बहुत उगवाता था, वो अलग परेशान। और जब सब कोई परेशान होगा तो क्या होगा बताइए? रिवॉल्ट होगा। यही रिवॉल्ट का कारण था। तो समझ गए? बाकी सब कुछ अब हम लोग करेंगे इस बोर्ड पर। तो चलिए रेडी करते हैं। जैसा आपको बताए थे, इस बोर्ड पे भले ये व्हाइट बोर्ड हो, पर इस पे कंटेंट पूरा खतरनाक है, तो ध्यान से देखिएगा, फंसिएगा मत। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। उससे पहले इसको दिखाने से पहले हम आपको कहानी सुनाएंगे कि रिवॉल्ट मतलब होता है लड़ाई, किसी से युद्ध। अचानक आप किसी को रोड पे पकड़ के 10 आदमी को पकड़ के मार रहे हैं, इसके पीछे कारण होता है। हम लोग सोचते हैं उफ कैसे मार रहा है, गुंडा है, पर ऐसा नहीं है, हर चीज कारण के साथ होता है। अब ब्रिटेन, जैसा कि आपको एकदम वन शॉट में बताएंगे कि हमारा इंडिया है, जैसा इंट्रो में हम बता चुके हैं, ये इंडिया है। एक कंपनी आया, ईस्ट इंडियन कंपनी, कारोबार करने स्पाइसेस का। पर कारोबार करते करते क्या किया, ये इंडिया को कैप्चर कर लिया, एनेक्स कर लिया, बाय द हेल्प ऑफ इंपीरियलिज्म, बाय द हेल्प ऑफ कॉलोनिज्म। और क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड में थी, जो इसको भेजी थी, उसको कोई खबर ही नहीं। जैसे हमारे, मान लो हम कोचिंग सेंटर चलाते हैं,
कोई बच्चा को हम भेजे कि जाओ तुम मेरा कोचिंग सेंटर देखो, और हमको खबर ही नहीं कि वो कोचिंग कैप्चर कर लिया, जो बहुत गलत है। फिर तो ईस्ट इंडियन कंपनी इंडिया को पूरा कैप्चर कर लिया, और उसी के कहानी को हम लोग देखेंगे कि कैसे इंडिया ईस्ट इंडियन कंपनी से लड़ाई किया, और एक खतरनाक लड़ाई किया। वो तो कहा जाता है कि ध्यान से अगर देखिए तो हम उस पॉइंट को जोड़े हैं, लीडरलेस। इसमें लीडर नहीं था, सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, गांधी जी नहीं थे, लोग बाद में आए। उस समय अगर रहता तो देश हमारा 100 साल पहले ही आजाद हो जाता, 1857 में। बहुत अच्छा लड़ा इंडिया, पर इंडिया ब्रिटेन से हार गया। तो ये कहानी आप याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, जिसका नाम आता है नेम सोल्जर, जिसको हैंग कर दिया गया था, वो थे मंगल पांडे। जैसा आपको पता है गन बना था, उस गन का नाम था इनफील्ड राइफल, जो इमीडिएट कॉज बनेगा, अचानक लड़ाई होने का कारण बनेगा। हमको उम्मीद है चैप्टर आप अच्छे से जानते हैं, बहुत कुछ। जो नहीं जानते वो भी देखिए, समझ में आ जाए, कोई बड़ा बात नहीं। तो बड़ा बात क्या है कि भैया एक राइफल बना था, उस राइफल का नाम था इनफील्ड राइफल। कहा जाता है ये राइफल काऊ और पिग के फैट से बना था। अब भाई काऊ किसके लिए पवित्र माना जाता है? हिंदू कम्युनिटी के लिए। पिग किसके लिए हराम माना जाता है? मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। हिंदू मुस्लिम का यूनिटी तोड़ना चाहता है कौन? ब्रिटेन। एक ऐसा बंदूक बनाया, इस बंदूक में जो ग्रीस लगता था उसको मुंह से खोला जाता, कोई मुंह से खोलेगा नहीं। मंगल पांडे इसके विरोध में थे। मंगल पांडे एकदम सीनियर आप समझो ऑफिसर थे, और इनको बैरकपुर, बंगाल के बैरकपुर में इनको 2 सोल्जर को मार दिए। मतलब मंगल पांडे इंग्लिश के 2 सोल्जर को मार दिए कि भैया हम इसके खिलाफ है, हमने इनफील्ड राइफल यूज करे। और यहीं से बवाल मच गया और लड़ाई स्टार्ट हो गया 10 मई एट मेरठ, यूपी में जो जगह है मेरठ। तो क्वेश्चन आता है इन विच ईयर रिवॉल्ट ऑफ 1857 हेल्ड? आपको आंसर देना है 10 मई एट मेरठ। सारा एग्जाम का क्वेश्चन, पढ़ाने का बस तरीका बार बार बोलने अलग। तो भैया मंगल पांडे कहा बैरकपुर, मंगल पांडे ने इनफील्ड राइफल के विरोध में 2 इंग्लिश सोल्जर को मार दिया। अब इंग्लिश सोल्जर दिल पे ले लिए बात को और उनको बैरकपुर में फांसी दे दिया। अब मंगल पांडे सबसे सीनियर, सबसे बवाल, सबसे ऊपर, सारा आर्मी उसी को फॉलो करता था, हमारे मालिक को मार दिए। अब देखो तो क्या हुआ, सारा आर्मी अचानक से परेशान। अब हम तो करेंगे भैया रिवॉल्ट, छोड़ेंगे नहीं। और वो लोग गए 10 मई मेरठ, यूपी से लड़ाई स्टार्ट हो गया, रिवॉल्ट ऑफ 1857। उस समय के लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, क्योंकि इन लोगों को लीडर ही नहीं मिल रहा था, क्या करे ना करे। तो ये लोग दिल्ली गए, दिल्ली में लास्ट मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर। उनको बोले भैया आप आगे रहिए, हम लोग आपके पीछे रहेंगे। एक लीडर तो चाहिए ना लड़ाई के लिए। और उसी समय एक कॉन्सेप्ट आया लड़ाई के बाद, वाइसरॉय। वाइसरॉय मतलब मॉनिटर टाइप का। और इंडिया का पहला वाइसरॉय बना था लॉर्ड कैनिंग। ये भी क्वेश्चन आता है, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय था। और लास्ट वाइसरॉय आपको पता है माउंटबैटन, याद रखिएगा, बीच में लिटन रिपन सब पढ़ाए हैं। उसके बाद इस साल कंफर्म कॉज आ रहा है एग्जाम में और कंफर्म कॉन्सिक्वेंस आ रहा है, तो उसी पर हम लोग ज्यादा जोर डालेंगे, ठीक है। ये कुछ एमसीक्यू है जिसको हम लोग किए हैं। कॉज में क्या पढ़ना होगा आपको? इमीडिएट कॉज, अचानक ये लड़ाई क्यों हुआ। पॉलिटिकल कॉज, क्यों राजा परेशान थे, क्या क्या पॉलिसी आया, ये सब्सिडी अलायंस क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, उसको समझेंगे। सोशियो रिलीजियस कॉज, सती प्रथा, विडो मैरिज क्यों बंद करा रहा भाई साहब, हम लोग का चीज है। मिलिट्री कॉज, आर्मी क्यों परेशान थी, उसको भी अच्छे से देखेंगे। उसके बाद इतना खतरनाक लड़ाई होने के बाद भी फेल क्यों हो गया, तो 2 पॉइंट हम कीवर्ड में रखे हैं। एक, ये लड़ाई लीडरलेस था, इसमें कोई लीडर नहीं था, सबका अपना कारण था। नाना साहब अपना कारण के लिए कानपुर में लड़ रहे थे, कुंवर सिंह बिहार में अपना कारण के लिए लड़ रहे थे, झांसी में झांसी रानी बाई अपना कारण। और जब सबका अपना कारण होगा, भाई दुश्मन एक है कारण अलग है, तो फिर तो लड़ाई नहीं रुक पाएंगे ना। सबका दुश्मन एक हो तब तो मजा आता है। यहाँ पे वही उल्टा हो गया, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन मिला नहीं, इस रिवॉल्ट को डायरेक्शन मिला नहीं। जैसे गांधी जी आगे आएंगे खतरनाक डायरेक्शन देंगे, मेरा एक और वीडियो अपलोड होगा, बस उसका हिस्ट्री पूरा कंप्लीट। रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, क्या रिजल्ट निकला, क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, याद रखिएगा। मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दिया गया, 10 मई को मेरठ में स्टार्ट हुआ। लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर थे, फर्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग थे। ये कॉज, ये फेलियर, ये कॉन्सिक्वेंस। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कॉज पे, क्या क्या कारण। तो चलिए जैसा आपको पता है कॉज, कॉज में क्या, पॉलिटिकल कॉज पता है, सोशियो रिलीजियस कॉज पता है, मिलिट्री कॉज और इमीडिएट कॉज, यही आएगा इस साल एकदम कंफर्म आने का चांसेस है। तो चलिए रेडी करते हैं। सबसे पहले आपको हम समझाते हैं इस बोर्ड पे पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज मतलब ऐसा समझो कि राजा क्यों परेशान थे, हम तो एक लाइन में बोलेंगे राजा क्यों परेशान थे, वहां के पॉलिटिकल क्या क्या कॉज थे। तो राजा परेशान थे एक पॉलिसी से। अब ब्रिटेन क्या कर रहा था, इंडिया में आके राज कर रहा, ठीक है, और लोगों को दिखाने के लिए एक पॉलिसी लाता था, मतलब बाकायदा एक बिल था, एक पॉलिसी था।
पर वो टॉर्चर करने के लिए, इंडियन को टॉर्चर करने के लिए। हम लोग को बात समझना होगा। दिस इज कॉल्ड पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, जगह को फैला रहा है रहने का। और दो पॉलिसी बहुत खूबसूरत है, बहुत खतरनाक है। एक है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एक है सब्सिडरी अलायंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को देने वाले थे लॉर्ड डलहौसी और सब्सिडरी अलायंस को देने वाले थे लॉर्ड वेलेस्ली। भूलिएगा मत, दोनों वाइसरॉय है। तो लॉर्ड डलहौसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिए थे और लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस दिए थे। अब कैसे ब्रिटेन का दिमाग तेज है, मेरा बात समझो। अब सब्सिडरी अलायंस क्या है भैया? सब्सिडरी अलायंस के थ्रू हैदराबाद और अवध को कैप्चर कर लिया गया था। कैसे भैया, कोई जगह को कैसे कैप्चर कर लेगा? तो इस पॉलिसी में ये बोला गया कि अगर राजा को डराया जाता कि बगल वाले राजा आपको अटैक कर देगा, इसके बदले में आप मेरा आर्मी ले लीजिए, गन ले लीजिए, बंदूक ले लीजिए, उस राजा को हरा दीजिए, बदले में हमको कुछ पैसा दे दीजिए। दिस इज कॉल्ड सब्सिडरी अलायंस। ठीक उसी तरीका से हम 10 लड़का को लेके गए किसी से लड़ाई करने के लिए, बदले में वो लोग को नाश्ता वास्ता करा दी। पर अगर हम हार गए तो, ये बात तो बोले नहीं, अगर हम हार गए तो उस राजा हार गए तो पहले से मेरा कमर टूट गया और उसके बाद मेरा कुछ जगह को वो 2/3 बाई कैप्चर जगह को कैप्चर कर लेगा। दिस इज कॉल्ड सब्सिडरी अलायंस। इनडायरेक्टली जगह कैप्चर, जीत गए तो पैसा ले लेंगे। देखा, इससे मजा नहीं आ रहा था, हर बार राजा जीत जा रहा। तो एक और खतरनाक पॉलिसी लाया जिसका नाम रखा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको देने वाले थे लॉर्ड डलहौसी। और लॉर्ड डलहौसी ने अवध को, सतारा को, संबलपुर, झांसी, नागपुर, इस सब जगह को कैप्चर कर लिया। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये बोला गया कि कोई भी राजा का अगर अपना बेटा नहीं होगा, ओन बेटा नहीं होगा, नेचुरल हायर, HIER हायर नहीं होगा, तो अडॉप्टेड सन को गद्दी नहीं मिलेगा, तख्त नहीं मिलेगा। ऐसा समझो, इतना दिक्कत हो रहा है भाई। जैसे कानपुर में पता है, अगर आपको याद होगा तो कानपुर में यहाँ लिखे हैं कहीं देखो तो, हाँ, बाजीराव सेकंड के नाना साहब बेटे थे, सौतेले बेटे थे, इसलिए तो लड़ाई कर रहे थे ब्रिटेन से। झांसी की रानी उनका सौतेला बेटा था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए तो लड़ाई कर। अगर ये पॉलिसी आ गया तो मेरा गद्दी तो ब्रिटेन ले लेगा, क्योंकि मेरा तो कोई बेटे नहीं है। ये तो गलत है भाई, जगह मेरा तो हम ही ना लेंगे जी। दिस इज कॉल्ड पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। तो पॉलिटिकल कॉज में पहला पॉइंट आपको लिखना है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडी अलायंस लिख देना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है? सौतेला बेटा को गद्दी नहीं मिलेगा। सब्सिडी अलायंस क्या है? बॉडीगार्ड, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौसी। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट, और पॉलिटिकल कॉज क्या बना? डिसरिस्पेक्ट ऑफ बहादुर शाह। जिस तरीका से आपको पता है इंडिया में, अगर आप यहाँ समझाएं, हम आपको यहाँ अगर हम समझाएं तो इंडिया में आया तो बहुत पहले राजपूत का राज चल रहा था, उसके बाद दिल्ली आया, दिल्ली के बाद मुगल आया। हमारे मुगल के लास्ट मुगल इम्परर बहादुर शाह जफर, चाचा जी, लोग इनको इज्जत करते थे, अरे मुगल का है ना, पर ब्रिटेन इनका इज्जत नहीं करता था। चल हट भाई, तेरा हो गया, कहानी खत्म। अब मुगल हटा तो अब आ गया ब्रिटेन, ईस्ट इंडियन कंपनी ब्रिटेन आ गया, तो लास्ट मुगल को इज्जत नहीं दे रहा। अब मुगल मतलब मुस्लिम, इनडायरेक्टली समझो मुस्लिम इंडियन मुस्लिम को खराब लग रहा है ये बात। भाई ये क्या हो रहा है भाई? मुगल राजा कोई लोग कॉइन मिंटेड, कॉइन पे उनका फोटो छपा हुआ था या तो पिक्चर था, उस पिक्चर को हटा दिया, हटाओ यार। उसके बाद अगर देखे नॉट परमिटेड रेड फोर्ट, उनको लाल किला में जाने नहीं दिया। अरे एक समझो ये है ना, या और क्या, इंपीरियलिज्म टाइटल, जो भी टाइटल इसको मिला उसे हटाओ, बहादुर शाह जफर, ये सब नहीं चलेगा। अब ब्रिटेन का राज चल रहा है, तो इससे बहादुर शाह को क्या हुआ? डिसरिस्पेक्ट किया गया लास्ट मुगल एम्परर के रूप में। ये बात इंडियन मुस्लिम को बहुत खराब लगा। तो पहला पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, दूसरा डिसरिस्पेक्ट ऑफ बहादुर शाह जफर, कॉइन मिंटेड, कॉइन से पिक्चर हटा दिया, दूसरा रेड फोर्ट में जाने नहीं दिया, तीसरा जो भी टाइटल था हिस्ट्री का इंपीरियल टाइटल वो सबको हटा दिया गया कि राजा, बॉस, ब्रेव, ये सब कुछ नहीं। तीसरा कारण अगर पढ़ेंगे पॉलिटिकल कॉज, तो ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहब। नाना साहब के कारण एक और, जैसा कि बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे नाना साहब, और उस समय उनको पेंशन मिलता था बाजीराव को, पर जैसे बाजीराव मर गए तो ये पेंशन फिर किसको जाना चाहिए था? नाना साहब को। पर ब्रिटेन ने देना बंद कर दिया, बोला नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, अब पेंशन तुमको नहीं मिलेगा। अब नाना साहब हो गए गुस्सा, ऊपर से पहले से गुस्सा थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, क्योंकि सौतेले बेटे हैं, कानपुर हाथ से निकल जाएगा। समझ गए बात को? उसके बाद अगर 4 पॉइंट पढ़े तो एब्सेंटी ऑफ सोवेरिजिनिटी ऑफ ब्रिटिश। इस पॉइंट को आपको समझना होगा कुछ ऐसे कि कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा मुगल ब्रिटेन से ठीक था, क्योंकि वो लोग यहाँ रहता था, यहीं पे सब कुछ करता था। और ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर ये लोग को समझे तो ये लोग रह रहे हैं इंग्लैंड में, वहां से कुछ आदमी को बोले यहाँ राज कर रहे हैं, यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, फिर इंग्लैंड में बेच ले रहे हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ। इंडिया से रॉ मटेरियल उठाया, इंडिगो का, कॉटन का, यहाँ से लेके गया, कपड़ा वहां बनाया, वहां ज्यादा दाम में बेच दिया और यहाँ भी बेचा।
यानी मेरा कपड़ा, मेरा आटा, मेरा अनाज बाहर बेचा जा रहा है उसको भारी दाम में और हमको कुछ दे ही नहीं रहा। दिस इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये इंडिया को खराब लगा। दिस इज कॉल्ड रूल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम इंग्लैंड। इंडिया को ये फीलिंग नहीं लगा, एब्सेंटी ब्रिटिश का फील नहीं लगा, मतलब बहुत बदतमीज आदमी लोग हैं लोग। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल कॉस्ट, जहां पे आपको यही लिखना है जो हम बोल रहे हैं, दिमाग मत लगाइए अपना। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, डिसरेस्पेक्ट ऑफ बहादुर शाह, ट्रीटमेंट ऑफ गिवन टू नाना साहब और एब्सेंटी ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश। 4 पॉइंट बना के आपको लिखना है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं लिखना है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे कॉस्ट। तो चलिए, जैसा पॉलिटिकल कॉस्ट को देखिए उसी तरीका से अब हम लोग देखेंगे सोशियो रिलीजियस कॉस्ट। क्यों ब्रिटेन धर्म की तरफ आने लगा, सोसाइटी की तरफ आने लगा? तो पहला पॉइंट क्या है, इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम। ब्रिटेन क्या करा कि इंडिया में आके देख रहा है कि भाई यहाँ तो अलग प्रथा चल रहा है जो गलत है, पर लोग उस समय धार्मिक थे, लोग मानते हैं, कोई भी धर्म के मानते हैं लोग, तो चाहे वो खराब हो अच्छा हो, धर्म से रिलेटेड है तो है। पर ब्रिटेन देख रहा सती, सती आप जानते होंगे कि जो औरत का हस्बैंड मर जाए बाद में उस औरत को उसके चिता पे जला दिया जाता था, जो कि गलत है जिंदा इंसान को जलाना, पर लोग इसको फॉलो करते थे। तो ब्रिटेन ने सबसे पहले इंटरफेयर किया सती में, 1829 में सती, कि भैया इस सती को बंद करो। आगे जाके बंद भी हुआ, विलियम बेंटिक ने इसको बंद करवाया, वाइसरॉय। विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कहा विधवा शादी नहीं कर सकती, ये क्या बात है, वो 18 साल में 20 साल में मान लो उसका हस्बैंड किसी कारण से मर गया, अब इसका पूरा जिंदगी बचा है तो क्या करे, विधवा शादी नहीं करेगी, हम लोग के धर्म में था। पर ब्रिटेन ने बोला विडो रीमैरिज एक्ट के थ्रू विधवा शादी कर सकती है। अब इंडियन गुस्सा, कि देखो सब गुस्सा होगा तब तो रिवोल्ट होगा। अभी तक राजा लोग गुस्सा है, सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। अब भैया धार्मिक लोग गुस्सा हो रहा है कि तो सती बंद करवा रहा है, विडो रीमैरिज एक्ट को ला दिया है, विधवा शादी कर सकती है, क्या बात हुआ, पोलीगैमी, एक से ज्यादा शादी, ये सब क्या चल रहा है भाई। इवन वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश को डेवलप कराना, कल्चर, वेस्टर्न कल्चर को डेवलप कराना, कहीं ना कहीं ब्रिटेन इंडिया के सोशल कस्टम में जा रहे थे, जो कि गलत है मेरे हिसाब से। उसका दूसरा पॉइंट पर है तो पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ब्रिटेन जो अपने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, काला गोरा का भेदभाव, सुपीरियर इंपीरियर का भेदभाव, टॉपर बैकवेंचर का भेदभाव जो आपके स्कूल में होता है, वो भी तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ लिखे भी है द ब्रिटिश ऑफिसर रूड एंड एरोगेंट टुवर्ड द इंडियन। इवन मुस्लिम को भी बड़ा हट करते थे। कौन? ब्रिटेन, जो अपने आप को अच्छा दिखा रहा है, हम सती बंद कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ वो लोग अपना पास सुपीरियर पावर रखता था और इन लोग को इन्फीरियर पावर देता था। यानी मेरे कंट्री में आके राज करो है और मुझे इन्फीरियर कर दिया, खुद को सुपीरियर कर रहे हो, हम बातें बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हो। दिस इज कॉल्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये भी कारण था सोशल रिलीजियस का। इंटरफेयर विद सोशल कस्टम। अगर आगे चले तो एक्टिविटी ऑफ मिशनरीज। ब्रिटेन क्या कर रहा था, एक नया दिमाग लगा रहा था, यहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी में चेंज कर रहा था, कन्वर्ट कर रहा था, जो कि गलत है। जो भी लोकल रिलीजियस है, छोटा छोटा रिलीजियस है, सोशल कस्टम है, जो छोटा छोटा धार्मिक है, इवन बहुत लोगों को एंग्लो इंडियन में चेंज कर रहा था, एंग्लो इंडियन को भी क्रिश्चियनिटी में चेंज कर रहा था। जिसके पास कट्टा होगा उसके पास लाइसेंस तो कोई बात नहीं, और जिसके पास मतलब मेरे पास कट्टा है ऐसा समझ, कट्टा मतलब बंदूक, मेरे पास बंदूक है, अगले के पास भी बंदूक है। अगर वो एंग्लो इंडियंस है तो वो चला सकता है, अगर हम एंग्लो इंडियंस नहीं है तो वो जेल में डाल देगा। ये क्या बात हुआ, यानी हमको भी अब एंग्लो इंडियंस बनना होगा, समझ रहे, कन्वर्ट करा क्रिश्चियनिटी में। एक्टिविटी ऑफ मिशनरीज, बहुत तेज आदमी लोग हैं ये लोग ब्रिटेन। फोर्थ पॉइंट देखे तो फियर ऑफ रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन। ये सारा पॉइंट लिख के अगर आप लिखते हो तो फुल में फुल नंबर मिलेगा। वेस्टर्न एजुकेशन से बहुत ज्यादा इंडियन में डर लगने लगा कि क्या चल रहा है, हमारा कल्चर खोता जा रहा है, हमारी प्रथा, हमारा जो चलन, जो पूर्वज फॉलो कर रहे हैं, जो आज भी फॉलो करते हैं, उसको ये लोग बंद कराना चाह रहे हैं। लास्ट पॉइंट अगर बोले तो मॉडर्न इनोवेशन। कहीं ना कहीं ब्रिटेन आया, कुछ खराब भी किया तो कुछ अच्छा भी करके गया, ऐसा बहुत लोगों का सोचना है। जैसे रेलवे का डिस्कवरी, टेलीग्राफ लाया, न्यूज़पेपर लाया, इवन चाय, जो चाय हम लोग पीते हैं, ब्रिटेन ही तो आदत लगाया है। दिस ऑल आर मॉडर्न इनोवेशन। दिस इज कॉल्ड सोशियो रिलीजियस कॉज। जहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है, इंटरफेरेंस विद सोशल कस्टम, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एक्टिविटी ऑफ मिशनरीज, फियर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन और मॉडर्न इनोवेशन। धार्मिक से रिलेटेड सोशल रिलीजियस, और राजा से रिलेटेड पॉलिटिकल कॉज। अब हम लोग चलेंगे मिलिट्री क्यों परेशान। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे, जैसा कि पॉलिटिकल कॉज कंप्लीट कर लिए, सोशियो रिलीजियस कॉज कंप्लीट कर लिए, अब देखेंगे मिलिट्री कॉज। और मिलिट्री कॉज में स्टार मार्क कर लो, इस साल ये क्वेश्चन आने वाला है कंफर्म।
और इसका नाम है जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट, जो लड़ाई से एक साल पहले आया था। अगर ये चैप्टर का नाम पढ़िएगा 1857, तो एक साल कम करो 1856 में। अब एक तरफ राजा परेशान थे, अभी एक तरफ धर्म वाले लोग परेशान थे, अब आर्मी परेशान होगा। जब सब कोई परेशान होगा तब रिवॉल्ट होगा। अब जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट क्या था भाई? इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि जब भी लड़ाई हो तो आप लोग समुद्र लांग के मतलब समुद्र क्रॉस करके लड़ाई करने जाना पड़ता था, दूर दूर, यहाँ से वहाँ अमेरिका इंडियन लोगों को भेजा जाता था। और इंडियन सोल्जर में ऐसे बहुत लोग थे जो ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मण में कोई भी लड़ाई करते समय ओवरसीज को क्रॉस करना टैबू माना जाता था, उसके लिए पाप माना जाता था। तो वो कैसे करे काम? अरे मान लो हम लोग के धर्म में कोई चीज मना है, वो चीज कैसे कर लेंगे हम? ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, पर ये लोग एक्ट ला दिया, जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट। समझ रहे हैं क्या था? लड़ाई के एक साल पहले आया, इंडियन सोल्जर कुड नॉट सी ओवरसी जाएगा, टैबू माना जाता है उसके लिए। अगर दूसरा बोले तो एक और था कि इंडियन सोल्जर को ना सुपीरियर पावर नहीं दिया गया। सबसे ज्यादा रेशियो अगर देखें आर्मी में तो इंडियन सोल्जर का था एज कम्पेयर टू ब्रिटेन सोल्जर। इंडियन सोल्जर को देखिए रेशियो 4:2 में था। पेंशन बहुत कम मिलता था। इंडियन सोल्जर को टाइटल इंफीरियर मिला था, सुपीरियर नहीं मिला था, जबकि सबसे ज्यादा काम यही लोग करते थे। यानी खटा भी रहे हो और माल पानी भी दे नहीं रहे हो, ये एक दिक्कत था। लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश सोल्जर, बहुत ज्यादा कहा जाता है, कितना बताया तुमको, बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्रिटिश आर्मी में इंडियन सोल्जर था, जो लड़ाई लड़ने जाता था, जो मरता था। इवन फर्स्ट वर्ल्ड वार को जिताने वाला ब्रिटेन को भी कहीं ना कहीं इंडियन सोल्जर ही था। उस समय हमारा इंडियन एक कॉलोनी के रूप में था। तो समझ गए, मिलिट्री कॉज में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट। अब चलते हैं लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम का, जिसका नाम है इमीडिएट कॉज। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। तो चलिए अब देखते हैं, जैसा कि आपको पता इस साल कंफर्म पेपर में छपा हुआ है इमीडिएट कॉज, और इमीडिएट कॉज को हम लोग अच्छे से एक फन फैक्ट ट्रिक से समझेंगे कि अचानक ये लड़ाई होने का कारण क्या था। तो अचानक ये लड़ाई होने का कारण एक गन था, एक बंदूक था, एक कारतूस था, हिंदी में बोलते उसको, उसका नाम था इनफील्ड राइफल। और ब्रिटेन इतना तेज दिमाग का आदमी है कि लोग हिंदू मुस्लिम के यूनिटी को अलग करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग अगर एक साथ हो गया तो सुपीरियर हो जाएगा। तो एक ऐसा गन बनाया जिसका जो गन के अंदर अगर देखे होंगे मंगल पांडे का मूवी जिसमें आमिर खान है, तो उसमें ग्रीस कार्टिलेज जो इसका पाउडर होता है उसको माउस से खोला जाता है। और ये जो ग्रीस कार्टिलेज है इनफील्ड राइफल का, वो काऊ और पिग के फैट से बना था। काऊ किसके लिए मतलब धार्मिक है? मुस्लिम कम्युनिटी। काऊ किसके लिए? तो हिंदू कम्युनिटी के लिए धार्मिक है, याद रखिएगा। पिग किसके लिए हराम है? मुस्लिम कम्युनिटी, हम लोग के लिए हराम है। तो इससे क्या होगा? हिंदू मुस्लिम का यूनिटी अलग हो जाएगा। तो पहले सोचो एक गन कैसे कारण बन सकता है इतना बड़ा लड़ाई का? सोचने वाला बात है। जो ब्रिटेन दिमाग लगाया और इनफील्ड राइफल का ग्रीस कार्टिलेज को काऊ और पिग के फैट से बनाया। अब दूसरा कारण देखेंगे, ये लड़ाई तो स्टार्ट हो गया, मतलब जो गन बना इसके खिलाफ आर्मी लोग पहले से परेशान थे, जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट के कारण परेशान थे। एक तो पेंशन नहीं मिलता था, ऊपर से एक ऐसा बंदूक बनाया, और सबसे पहले विरोध में आया इनके सबसे फेमस लीडर मंगल पांडे इसके विरोध में आए। इन्होंने विरोध में आके ब्रिटेन के 2 सोल्जर को मार भी दिया। पर राज किसका चल रहा है? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन क्या किया, उस मंगल पांडे को पकड़ के बैरकपुर में, बंगाल के बैरकपुर में फांसी दे दिया। और यहीं से ये चिंगारी एकदम भड़क उठा। अब तो आर्मी बोला अब तो हम करेंगे लड़ाई। क्या करेंगे बोलो? लड़ाई, क्योंकि इन्होंने हमारे मेन लीडर को मार दिया, मंगल पांडे को। अब ये लड़ाई उठ के चल गया यूपी के मेरठ में। और ये क्वेश्चन आता है 10 मई मेरठ में ये लड़ाई समझो एकदम स्टार्ट हो गया, रिवॉल्ट ऑफ 1857। कारण अलग अलग था। राजा अपना परेशान था, किंग सब्सिडी अलायंस से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब से। आर्मी अपना परेशान था, इनफील्ड राइफल जनरल सर्विस से। धार्मिक लोग अपना परेशान था, सती से, ये से, वेस्टर्न एजुकेशन से। यानी सबका अपना अपना कारण है और सब लोग का दुश्मन एक है। तो लड़ाई तो हो गई। तो 10 मई मेरठ में लड़ाई स्टार्ट हो गया। करीबन 85 सोल्जर अगेंस्ट था इनफील्ड राइफल के, और सब लोग उठ के एक समझो क्रांति आ गया। पर कोई लीडर है ही नहीं, सोल्जर आगे बढ़ रहे हैं लड़ने के लिए पर कोई लीडर नहीं। इनको ख्याल आया कि भाई इंडिया का लास्ट मुगल इंपरर चाचा जी अपने, क्या नाम उनका, बहादुर शाह जफर, अभी भी जिंदा होंगे ही। ऐसा इमेजिन करो खटिया उठिया पर बैठ के होंगे। चलो भाई नेताजी आप चलें, आप तो मुगल इंपरर के खानदान से हैं, आप ही राजा बनिए। विवाद को इनको फंसा दिया गया। ये लड़ाई मेरठ से उठे चल गया दिल्ली में,
और दिल्ली में बहादुर शाह जफर के अंडर में ये लड़ाई चला, पर ये लड़ाई हार गए। बाद में इनको यंगून भेज दिया गया म्यांमार में, वहीं ये डाइड हो गए। ये लोग लड़ा अच्छा पर लड़ाई हारते गया। तो ये लड़ाई स्टार्ट हुआ इनफील्ड राइफल के कारण, इमीडिएट कॉज। वहां से चल मंगल पांडे बैरकपुर, बैरकपुर से मेरठ, मेरठ से फिर दिल्ली, दिल्ली में कौन, बहादुर शाह लड़ नहीं पाए, इनके आर्मी डिस्ट्रॉय हो गए, इनको यंगून भेज दिया गया बाद में। फिर यहाँ से ये लड़ाई किया लखनऊ, लखनऊ में, यानी हर जगह लड़ाई चल रहा था ब्रिटेन का, पर सबका कारण अलग अलग था। इतना अच्छा लड़ाई हुआ फिर भी इंडिया हार गया। हाँ जी 1857 देश उसी समय आजाद हो जाता। तो ये लड़ाई लखनऊ में कहा जाता, हजरत महल बहुत अमीर थी और ये हाथी पे चढ़ के सबको मोटिवेट करती थी। बताओ, खुद हाथी थी, हाथी पे चढ़ के मोटिवेट करती थी। लखनऊ से कौन, तो हजरत महल, इतना याद रखना है, लखनऊ से हजरत महल। फिर लड़ाई वहां से उठ के चली गया कानपुर में, और कानपुर में पता है आपको पेशवा बाजीराव सेकंड के सौतेले बेटे थे नाना साहब, बहुत अच्छा लड़ाई किए। नाना साहब का पेंशन भी बंद कर दिया, सब्सिडी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से उनका जगह भी हथियाना चाहते थे। कहाँ, कानपुर का। इसके विरोध में ये लड़ाई कर रहे थे नाना साहब। बाद में उनको कहाँ लड़ाई हारने के बाद कहाँ भेज दिया गया, नेपाल में। भाई तुम नेपाल में जाओ, तुम म्यांमार में जाओ। उसके बाद वो लड़ाई उठ के सेंट्रल इंडिया, खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी की रानी थी, बचपन से सुनते हैं। पर झांसी की रानी का भी सौतेला बेटा था, अपना बेटा नहीं था। वो जो पॉलिसी आ गया उसमें फंस जाती, इसीलिए वो लड़ाई कर रही थी। यानी यहाँ पे हर कोई अपना कारण के लिए लड़ाई कर रहा है, पर सबका दुश्मन एक है। जब सबका कारण एक होता 1947 की तरह, तब मजा आता। अभी तो 1857 देख रहा है, उस समय सबका कारण एक होता है। सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, भगत सिंह, सबका कारण एक है। तो देखो देश आजाद हो गया। अभी सबका कारण अलग अलग है। इवन टांटिया टोप जो नाना साहब को धोखा देते हैं बाद में, उनको पट करके फांसी भी दे दिया गया रानी लक्ष्मीबाई के अंडर में। बाद में ये लड़ाई उठ के बिहार तक भी गया, अदर पार्ट में। बिहार में कहा जाता है पूरे रिवॉल्ट में, क्वेश्चन आएगा नहीं, तो कहा जाता है पूरे रिवॉल्ट में कोई सबसे अच्छा लड़ा तो वह है कुंवर सिंह, बिहार के राजा। एकदम लिट्टी चोखा खा के मार रहा है, रुक ही नहीं रहा है। लिट्टी चोखा खाओ खूब मार खाओ, लिट्टी चोखा खाओ खूब मार खाओ, यही कहानी चल रहा है। तो ये था इमीडिएट कॉज जो स्टार्ट हुआ इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल में घिस काटे पावर पिक से, फिर बिगनिंग हुआ, अपराइजिंग हुआ, मंगल पांडे बैरकपुर में फांसी दिया गया। उसके बाद मेरठ में गए, मेरठ से फिर चाचा जी कौन, बहादुर शाह। फिर बहादुर शाह तो चाचा जी खास सोच रहे हैं, उससे कहा होगा। फिर हजरत महल अपने हाथी है और दूसरों को भी हाथी करा रही है। फिर वहां से गया कानपुर, कानपुर से गया फिर सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया से गया बिहार। कहीं ना कहीं देखो इस पूरे लड़ाई में ना नॉर्थ इंडिया ज्यादा होगा, साउथ वाला इस लड़ाई में दिख ही नहीं रहा होगा। अन्ना लोग क्या है कॉन्सिक्वेंस में हम समझाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसका रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। और इस साल 2025 में कंफर्म कॉज और कॉन्सिक्वेंस आए। चलिए अब देखेंगे रिवॉल्ट जैसा हम देख लिए, पर अब हम लोग देखेंगे रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ इस लड़ाई का। अगर आप हमसे बात करें तो इस तरफ इंडिया है, ठीक है, और ये लोग लड़ाई किया किससे, ब्रिटेन से, ठीक है। ब्रिटेन से लड़ाई किया कब, 1857 में, पर ब्रिटेन इस लड़ाई को जीत लिया, ठीक है, याद रखिएगा। ईस्ट इंडियन कंपनी इस लड़ाई को जीत लिया, इतना बड़ा लड़ाई होने के बाद, क्योंकि भाई लड़ाई में कोई लीडरलेस रिवॉल्ट था, कोई कारण सबका एक था ही नहीं, मेन कॉज एक नहीं था। तो भैया जैसे ईस्ट इंडियन कंपनी जीत तो गया, पर इंडियन अभी भी एग्रेसिव थे लड़ाई के लिए, ब्रिटेन को भगाओ भगाओ भगाओ। द राइज ऑफ नेशनलिज्म, भक्ति भावना आने लगा, किसका, इंडिया का। तो क्या करे। और क्वीन एलिजाबेथ, जैसा आपको पता, क्वीन विक्टोरिया को ये बात पता ही नहीं कि ईस्ट इंडियन कंपनी जाके कैप्चर कर लिया है। तो सबसे पहले क्वीन क्या की, इस कंपनी को बंद कर दी, ईस्ट इंडियन कंपनी को पावर ट्रांसफर कर दी। पावर किसके पास चल गया, ब्रिटिश क्राउन के पास। एंड ऑफ कंपनी रूल, कंपनी रूल अब नहीं चलेगा, अब सारा कुछ क्राउन संभालेगी। और इंडियन को ऐसा दिखाया भी जैसे हम लोग रिवोल्यूशन डेवलपमेंट कराए वैसे इंडिया में भी डेवलपमेंट कराए। इंडियन लोग खुश, अब इंडिया के बारे में थोड़ा बोल दो इंडियन लोग खुश हो जाते हैं। पर क्वीन ऐसा कुछ नहीं करेगी, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। इवन क्वीन ने कंपनी को तो हटाया, उसके बाद क्वीन ने वाइसरॉय का कॉन्सेप्ट लाया। और वो वाइसरॉय का कॉन्सेप्ट सबसे, वाइसरॉय मतलब मॉनिटर, और वो मॉनिटर का कॉन्सेप्ट क्या था, लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय थे और माउंट बैटन लास्ट वाइसरॉय थे, ये बात को याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें दूसरा पॉइंट इस कॉन्सिक्वेंस का, पहला कंपनी को हटा के क्राउन हाथ में लिया, दूसरा इन्होंने वाइसरॉय का कॉन्सेप्ट लाया, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट को हटाया, लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसरॉय थे। उसके बाद क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन का बात करें तो इन्होंने जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी था, जितना भी गवर्नमेंट पॉलिसी था, सब सोशल रिलीजियस मैटर में लगा दिया कि भाई अब से गवर्नमेंट पॉलिसी चलेगा, नॉर्मल पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, ये सब नहीं चलेगा, सरकार सब पे ध्यान देगा।
अब इंडियन लोग फिर खुश, चलो अब क्वीन आ गई, सब कुछ अच्छा होगा। पर अच्छा कुछ भी नहीं होगा। ट्रीट ऑल सब्जेक्ट इक्वली, ऐसा क्वीन का कहना था, हम हर मैटर में अच्छे से सॉल्व करेंगे, कंपनी का जैसा नहीं करेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो कॉन्सिक्वेंस पे ये भी बात करना जरूरी है, एंड ऑफ मुगल एंड पेशवा, यही से जो लास्ट मुगल इंपरर बहादुर शाह जफर और जितना भी पेशवा बाजीराव के जितने भी बेटे सब थे, नाना साहब, यहीं से सारा कहानी इन लोगों का खत्म हो गया कॉन्सिक्वेंस में। उसके बाद अगर बात करें फोर्थ पॉइंट, तो रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट, उसी समय जैसे इस पॉलिसी, जैसे कंपनी हटा ईस्ट इंडियन कंपनी, वो जो पॉलिसी लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सोसाइटी अलायंस, वो भी हट गया। अब राजा लोग तो खुश कि हम लोग का जमीन सब कुछ हम लोग के हाथ में होगा, और वो लोग का कहीं ना कहीं ब्रिटिश से दोस्ती हो गया। एक क्वेश्चन ये भी आता है एमसीक्यू में 1857 में, नेम 2 इंडियन विच आर लॉयल टू द ब्रिटिश, तो आपको आंसर लिखना है तख्त सिंह, याद रखिएगा, और महाराजा ऑफ जोधपुर शायद, एक बार देख लीजिएगा, ये दोनों ब्रिटिश के लिए लॉयल थे। प्रिंसली स्टेट मिल गया, लोग अपना अपना स्टेट मिल गया। दूसरा, बहुत सारा फॉरेन पॉलिसी जो आया वो अब सारा पॉलिसी अच्छा आएगा, वैसा पॉलिसी नहीं आएगा। तीसरा, यहीं से नेशनलिज्म का एक डेवलपमेंट, एक वर्ड स्टार्ट हो गया था, स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट, यहीं से कहानी स्टार्ट हो गया था। समझ गए कॉन्सिक्वेंस में क्या क्या करना है। क्राउन सब कुछ अपने हाथ में संभाल ली, क्वीन विक्टोरिया गवर्नमेंट पॉलिसी लाने लगी, ऑल सब्जेक्ट में इक्वली ट्रीट की। इसके अलावा मुगल और पेशवा खत्म हो गया, उसके बाद प्रिंसली स्टेट का डेवलपमेंट हो गया, उसके बाद नेशनलिज्म डेवलप हुआ और फॉरेन पॉलिसी आ गया। तो ये था कॉन्सिक्वेंस। अगर आपके एग्जाम में व्हाट आर द ड्रॉबैक आता है तो उसका आंसर अलग होगा, कॉन्सिक्वेंस अलग है, ड्रॉबैक अलग है, दोनों को एक मत मिलाओ। तो चलो 2 मिनट और लगेगा, उसको देख लेते हैं। तो चलिए अब लास्ट टॉपिक कॉन्सिक्वेंस जैसा आपको समझा दिए, अब ड्रॉबैक देखते हैं क्या ड्रॉबैक निकला। ड्रॉबैक ये निकला कि इतना अच्छा लड़ाई, अगर बात करें इंडिया, ठीक है, तो हमारे इंडिया किससे लड़ा, ईस्ट इंडियन कंपनी से, ठीक है, ब्रिटेन की कंपनी से इससे लड़ाई की, पर ईस्ट इंडियन कंपनी जीत गया और इंडिया हार गया। क्यों? क्योंकि भाई नो प्लान, कोई प्लान नहीं था, कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं था। नाना साहब अपना कारण के लिए लड़ रहे थे, हजरत महल अपना कारण के लिए लड़ रहे थे, बिहार में कुंवर सिंह अपना कारण के लिए। जब सबका कारण अलग हो तो फिर कैसे होगा? कोई प्लान नहीं था, कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं था। कुछ देर के लिए बहादुर शाह जफर बने, वो भी चाचा जी थे, चाचा जी कहां तक लेके जाएंगे लड़ाई को। उसके बाद नो कॉमन गोल, सबका गोल एक नहीं था, एक गोल होता तो मजा आता है लड़ाई में। उसके बाद करें कोई लीडरशिप नहीं, नो प्लान, नो गोल, नो लीडरशिप। इवन इंडिया के साउथ वाले पढ़े लिखे लोग ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए इस रिवॉल्ट को। वो लोग का कहना था दो यार, ये बेकार लड़ाई कर रहे हैं, ब्रिटेन को रहने दो, इससे डेवलपमेंट होगा। पूरा नॉर्थ वाला लड़ाई किया, साउथ वाला लड़ाई नहीं किया। तो ये भी कारण था हार होने का। और एक और बात करें तो जो बड़े बड़े जमींदार थे और कुछ बड़े बड़े इंडियन स्टेट के जो अमीर लोग थे, वो लोग भी इस लड़ाई को सपोर्ट नहीं किए। यही से हम लोग का हार हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई खतरनाक लीडर नहीं था। अगर गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, नाम सुनते जाओ, भगत सिंह, ये लोग रहते तो देश 1857 में ही आजाद हो जाता, क्योंकि उन लोग का कारण एक था, पहले देश को आजाद करते हैं। तो चलिए ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर में चलते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म से इस साल क्या क्वेश्चन आएगा उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो जिस तरीका से आपको पता है लड़ाई हो चुका था, किसमें, ब्रिटेन और किसमें बताइए, ईस्ट इंडियन कंपनी और इंडिया में लड़ाई हुआ था। वो तो कोई लीडर नहीं था, लीडरलेस रिवॉल्ट था, सबका अपना अपना कारण था। बोर्ड में ये भी क्वेश्चन आता है, राइट द 3 कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। आखिर लड़ाई के बाद क्या हुआ? तो आपको पता है क्वीन अचानक से ईस्ट इंडियन कंपनी को एबॉलिश कर दिया, हटा दिया, इंडियन को दिखाने के लिए देखो क्वीन बहुत अच्छी है, हटो कंपनी तुम। जितना भी पॉलिसी था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एबॉलिश कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बंद कर दिया। अब इंडियन सोचने लगे भाई भगवान, क्वीन एलिजाबेथ तो सबसे अच्छी है भाई। पर याद रखो क्वीन भी आई है कब्जा करने, वो कंपनी से छीन लिया, अपने हाथ में ले ली है सब कुछ। और उन्होंने पहली बार वाइसरॉय का कॉन्सेप्ट, वाइसरॉय मतलब मॉनिटर का कॉन्सेप्ट लाई क्वीन। इंडिया का फर्स्ट वाइसरॉय था लॉर्ड कैनी, याद रखना। इंडिया का लास्ट वाइसरॉय था माउंटबेटन, आपके सिलेबस में भूलिएगा मत। वाइसरॉय बना कौन? लॉर्ड कैनी। उसके बाद धीरे धीरे एक वाइसरॉय का सिलसिला चल गया, जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में 2 ही वाइसरॉय है। क्वीन वहीं पे रहती थी इंग्लैंड में, वहां से वाइसरॉय भेजी, जाओ तुम भाई इंडिया में देखो, अभी ईस्ट इंडियन कंपनी बवाल मचा दिया, अब तुम लोग उसको संभालो। और सबसे फेमस, सबसे खतरनाक, तेज, सनकी, पागल, जो भी बोलना है बोल लो, हाईली एडमिनिस्ट्रेटर आया जिसका नाम था लॉर्ड लिट्टन। और लॉर्ड लिट्टन के आते ही इन्होंने सबसे पहला काम किया प्रेस के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर। एक एक्ट लाया 1878 में,
आया हुआ क्वेश्चन है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू रातों रात जितना भी न्यूज़पेपर है सबको रिलीजियस लैंग्वेज से चेंज कर दिया। उस समय क्या होता था कि ब्रिटेन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है न्यूज़पेपर में लिखा आता था, लोग पढ़ते थे, थोड़ा जागरूक होते थे। लिट्टन ने देखा ये तो गड़बड़ हो रहा है भाई, ये लोग हम लोग को भड़का रहा है इंडियन को हमारे खिलाफ। यहाँ तक नौबत आ गया कि अमृत बाजार पत्रिका रातों रात हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर दिया। अब सुबह सब जैसे इंडियन पढ़ रहा है, डेली हिंदी पढ़ने का आदत है, अचानक से इंग्लिश दिमाग में तो जा ही नहीं रहा है। लोग गुस्सा, ये कौन पागल आ गया। द हिंदू, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, इससे लोग भड़क गए। इन्होंने एक और वर्नाकुलर प्रेस तो किया उनके खिलाफ एक और चीज किया, इन्होंने एक आर्म एक्ट ला दिया कि भैया जिसके पास इंडिया में बहुत बदमाश लोग भी थे, कट्टा उट्टा रखते थे, गन उन रखते थे। अब सबके पास तो लाइसेंस नहीं ना होता है, बाइक सब चलाता है हम लोग, पर सबके पास लाइसेंस थोड़ी ना है। तो इसका मतलब क्या बाइक सरकार रख लेगा? बोला जिसके पास लाइसेंस नहीं हुआ गन सरकार रख लेगा। और जो एंग्लो इंडियंस होगा उसका लाइसेंस नहीं है तो कोई बात नहीं। अब इंडियन गुस्सा, ये तो धर्म परिवर्तन कराना चाह रहा है, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराना चाह रहा है आर्म एक्ट के थ्रू। एक प्रेस अलग परेशान है वर्नाकुलर प्रेस लाके, इधर बदमाश लोग अलग परेशान, नहीं क्या चल रहा है आर्म एक्ट। और उससे ऊपर तो ये कर दिया कि पढ़ाई स्टूडेंट को भी परेशान कर दिया। कैसे भैया? तो कलेक्टर का एग्जाम जो अभी यूपीएससी जिसको बोलते हैं आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम, जो 21 साल के एज में होता था वो 19 साल कर दिया। अब भैया हम 11 में है तो 12 जब तक नहीं देंगे तब तक एग्जाम कैसे देंगे, है ना। 21 को घटा के 2 साल कम कर दिया। अब स्टूडेंट भी भड़क गया, उधर न्यूज़पेपर पढ़ने वाला सब भड़क गया, इधर बदमाश इंडियन भड़क गया। अब जब सब कोई परेशान तो फिर कहीं लड़ाई ना हो जाए। क्वीन देख रही है, क्वीन जल्दी से लिट्टन को हटाया। अब उसी के भाई रिप्पन, लॉर्ड रिप्पन, बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा तेज आदमी, शातिर आदमी, जिसका नाम क्या था लॉर्ड रिप्पन, उन्हीं के भाई नहीं थे ऐसे समझा रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले लोगों को शांत करने के लिए ऐसे कहानी सुना रहे, सुन लीजिए, एग्जाम में आएगा पर इल्बर्ट बिल आएगा, कि इन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री एक्ट लाया कि भाई कोई चाइल्ड लेबर नहीं होगा। लोग खुश, भाई अब आया अच्छा आदमी, कोई चाइल्ड लेबर नहीं, बच्चा कारखाना में काम नहीं करेगा, औरत 8 घंटा से ज्यादा काम नहीं करेगी, संडे का कॉन्सेप्ट, संडे को छुट्टी होगा, ये इन्होंने लाया था। लोग बहुत खुश, पर उसी खुशी में ये कुछ ज्यादा भावनाओं में बह गए इंडियन के साथ, और इन्होंने एक खतरनाक चीज ला दिया, दैट इज कॉल्ड इल्बर्ट बिल। वर्नाकुलर प्लेस एक्ट भी बंद कर दिया, कौन? लॉर्ड रिपन। लोग खुश, बहुत अच्छा है भाई, वो जो आया था वो तो बदमाश था। और इसी इल्बर्ट बिल के थ्रू, इल्बर्ट बिल एक बिल है बाकायदा, एक पॉलिसी है ऐसा समझो, और उस बिल में लिखा हुआ है कि कोई भी इंडियन चाहे तो ब्रिटेन को सजा दे सकता है, कोई भी इंडियन बॉडी ब्रिटेन को भी सजा दे सकता है। अब ब्रिटेन ले लिया दिल पे बात, रिपन तो उसका आदमी बन गया, घुल मिल गया उसके साथ। यार कोई इंडियन कैसे हमको सजा दे सकता है, मेरा राज चल रहा है। अब जल्दी जल्दी से रिपन को हटाओ, रिपन को ज्यादा घुल मिल गया। रिपन के बाद एक और वाइसरॉय आया जिसका नाम था लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन का इतना किस्मत खराब, डफर थे पूरा। उसी समय कुछ छोटा छोटा ग्रुप एक्टिवेट होने लगा इंडिया में, तो भैया अब तो लड़ाई करेंगे हम लोग, लोग अखबार बंद करा रहा है, न्यूज़पेपर बंद करा रहा है। और 2 समाज आपके सिलेबस में है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। पहला समाज जिसका नाम है ब्रह्मो समाज, जिसको बनाने वाले थे राजा राम मोहन रॉय। मेरा हर एक वर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, हर एक पेपर एग्जाम का क्वेश्चन। Who is called इंडियन रिनायसा, आंसर देना है राजा राम मोहन राय। Who is called फर्स्ट प्रोफेट ऑफ इंडिया, आंसर देना है राजा राम मोहन राय। Who introduced द ब्रह्मो समाज, आंसर देना है राजा राम मोहन रॉय। और ये समाज एक गॉड को बिलीव करता था, मोनोथिज्म। ये समाज सती के अगेंस्ट था। सती जानते हैं आपको, जो जला दिया जाता था औरत को विधवा के रूप में। चाइल्ड मैरिज को ये लोग एबॉलिश करना चाहते थे, विधवा भी शादी कर सकती है, उस पर ये लोग रेडी थे, पोलीगैमी। और दूसरे तरफ सत्याशोधक समाज, जिसको बनाने वाले थे एक फूल वाले के बेटे जिसका नाम था ज्योतिराव बा फुले। उन्होंने सत्याशोधक समाज बनाया जो लोअर कास्ट के लिए बहुत अच्छा था। लोअर कास्ट सुने आपके, लोअर कास्ट डोम चमार, जो उसको पढ़ाई के लिए अच्छा करे, औरत की पढ़ाई के लिए अच्छा करे, समाज उस पर जा रहा था। तो एक तरफ ब्रह्मो समाज और एक तरफ सत्याशोधक समाज, ये दोनों समाज मिलके काम चला रहा था, समझ गए। तो एक तरफ ब्रह्मो समाज और एक तरफ क्या है, सत्याशोधक समाज। और उसी समय ब्रह्मो समाज के समय 2 न्यूज़पेपर चलता था वीकली, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। एक है संवाद कामुदी, जो आपको पता है बंगाली में आता था, और एक था मिरातुल उल अखबार, जो पर्शियन में आता था ब्रह्मो समाज में।
असत्याशोधक समाज में एक किताब चलता था, उसका नाम था गुलामगिरी। उस किताबी में सब कुछ लिखा हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए बता दिए। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद धीरे धीरे छोटा ग्रुप और बना। जैसा आपको पता है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन को बनाने वाले थे दादा भाई नौरोजी, इंडियन एसोसिएशन को बनाने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब यार छोटा छोटा ग्रुप से ब्रिटेन परेशान, करना तो हमको कुछ नहीं है, ये लोग पूरा एक्टिव हो गया, वो अलग बोल रहा है, ये अलग बोल रहा है, वो अलग बोल रहा है, तो हम क्या करें भैया, करना हमको कुछ नहीं है। और तुम ही लोग बोलो भैया इसका वीडियो डालिए, उसका वीडियो डालिए, उसको वीडियो, हमको डालना तो कुछ नहीं है। तो तुम लोग साहब, हम तो डेली मैसेज आ रहा तो परेशान हो जाएंगे। तो एक काम किए, हम ही एक ग्रुप बना के दे दिए सबको, बोलो सब एक साथ। तो एक रिटायर ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिया का पहला पार्टी बना के दे दिया 1885 में, 29 दिसंबर 1885। 72 लोगों को लेके बॉम्बे में आईएनसी पार्टी बना दिया कि भैया सब मिलके एक साथ बोलो, कहीं करना तो हमको कुछ नहीं, टेंशन हो रहा है। अब जैसे आईएनसी बन गया तो एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया कि आईएनसी के प्रिकर्सर यानी आईएनसी से पहले कौन बॉडी था, तो आंसर देना है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, प्रिकर्सर ऑफ आईएनसी, भूलिएगा मत। समझ गए। अब जैसे आईएनसी बना तो इसी आईएनसी में दो ग्रुप बनने लगेगा जो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग को अब व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग लॉर्ड लिटन, रिपन, इल्बर्ट बिल सब कुछ को समझेंगे। तो चलिए रेडी कर। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इस साल जो क्वेश्चन आएगा ध्यान से वही क्वेश्चन करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ईस्ट इंडियन कंपनी और ईस्ट इंडियन कंपनी इंडियन के बीच लड़ाई हुआ, बाद में ईस्ट इंडियन कंपनी जीत गया पर इंडियन हार गए, पर इंडियन में नेशनलिज्म का भावना आने लगा, इसीलिए ईस्ट इंडियन कंपनी को हटा के अब क्राउन अपने हाथ में ली और लाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू इन्होंने वाइसरॉय का कॉन्सेप्ट लाया, और इंडिया का पहला वाइसरॉय था लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इंडिया का क्या थे? पहले वाइसरॉय थे। इसके बाद और भी वाइसरॉय आने गए, धीरे धीरे क्या हुआ, और भी वाइसरॉय आए जो आपके सिलेबस में, एक थे लॉर्ड लिटन और एक है लॉर्ड रिपन। लिटन जो लिट्टी खाता था, नहीं ऐसा कुछ नहीं। लॉर्ड लिटन ने क्या किया, ये जब वाइसरॉय बने, बोला क्वीन ने इसको भेजा, क्वीन तो इंग्लैंड में थी, वो इंडिया में तो आई नहीं, और ये अपने वाइसरॉय को भेजे, जाओ इंडिया में संभालो यार, पूरा गड़बड़ हो गया। अब लॉर्ड लिटन जैसे आया, बहुत हाईली एडमिनिस्ट्रेशन दिमाग वाला आदमी, और इन्होंने देखा कि यार इंडियन लोग प्रेस में हम लोग के बारे में गलत लिख रहा है, जो मन कर रहा है लिख दे रहा है, भड़का रहा है, सबको एग्रेसिव कर रहा है, इसलिए नेशनलिज्म का भावना आ रहा है। चलो बेटा सबसे पहले प्रेस एक्ट लाते हैं, और इस प्रेस एक्ट का नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो 1878 में आया था। ईयर भी इंपॉर्टेंट है। देने वाले थे लॉर्ड लिटन। कौन देने वाले थे? लॉर्ड लिटन। क्या लाए थे? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू कुछ न्यूज़पेपर, जैसे एक न्यूज़पेपर था अमृत बाजार, अगर आपको याद होगा तो, हम अमृत बाजार पत्रिका, जो रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू रातों रात इसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। अब इंडियन फिर गुस्सा कि ये क्या चल रहा है भाई। उसके बाद द हिंदू, आप लोग जानते होंगे, हिंदू ये भी न्यूज़पेपर था, और एक और का बात करें तो केसरी, ये भी न्यूज़पेपर था। इस सब न्यूज़पेपर को चेंज कर दिया, लोकल रिलीजियस लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया बाय द हेल्प ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको देने वाले थे लॉर्ड लिटन। नहीं लिखेगा कोई ब्रिटेन के बारे में खराब। अब इंडियन फिर गुस्सा, ये क्या चल रहा भाई, अभी तो ईस्ट इंडियन कंपनी तबाह करके गया, फिर लोग परेशान कर रहा है। लिटन बड़ा बदमाश आदमी। इन्होंने एक और बदमाशी किया कि इन्होंने लाया आर्म एक्ट, और आर्म एक्ट के थ्रू एंग्लो इंडियन अगर गन रख सकते हैं, पर वही कोई नॉर्मल इंडियन गन अगर रख रहे, कट्टा उस समय रख रहे हैं तो लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस नहीं है तो वो कट्टा ब्रिटेन रख लेगा और जेल में डाल देगा। भाई इंडिया में बहुत आदमी बाइक चलाता है, लड़के लोग, तो सबके पास तो लाइसेंस नहीं है, तो इसका मतलब क्या, सरकार बाइक रख लेगा। नहीं तो अपना धर्म चेंज करो, एंग्लो इंडियंस बनो, क्रिश्चियनिटी में जाओ। कहाँ जाओ? क्रिश्चियनिटी में। अब फिर गड़बड़ है, क्रिश्चियनिटी में क्यों जाएंगे भाई, ये तो गलत हो रहा है हम लोग के साथ। तो वरना लॉर्ड लिटन ने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, प्रेस एक्ट के थ्रू सारा प्रेस को कंपाइल कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद बोले तो आर्म एक्ट आया, खासकर क्रिश्चियनिटी धर्म में कन्वर्ट कराना की कोशिश किया। और एक सबसे खतरनाक, जो पढ़ाई वाला स्टूडेंट भी बदमाश बन गया इस लड़ाई में, वो भी कूद गया, बताते रुक बेटा लिटन को, और वो था ICS, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम। इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम जो
21 साल से 19 साल कर दिया, यानी 2 साल घटा दिया। अब भैया हम 10 में है तो 12 का एग्जाम कैसे देंगे तुम बताओ? जब तक 12 कंप्लीट होगा तब तो इंडियन सिविल सर्विस ग्रेजुएशन करके देंगे ना। अब 2 साल घटा दोगे तो हम तो एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, मेरा एज ही नहीं होगा। अब स्टूडेंट लोग भड़क गया, अभी क्या चल रहा है? तो अभी क्वीन किसको भेजी थी? लॉर्ड लिप्टन को, जाओ भाई सब कुछ अच्छे से करो। और लिप्टन आके यहाँ हीरो बन गया, यहाँ इंडियन को टॉर्चर करा फिर से। अंग्रेज खूनी ऐसा है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से हम लोग का प्रेस बंद किया। आर्म एक्ट से जो इंडियन बदमाश लोग थे वो लोग का कट्टा लेना स्टार्ट किया। वो लोग से इंडियन ब्रिटेन डरते थे, बोले इन लोग को जल्दी जल्दी कट्टा हटाओ, गन उन लो। पढ़े लिखे लोग को अगर लोग इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम दे देगा, क्वालिफाई कर लेगा तो पूरा एडमिनिस्ट्रेटर को संभालेगा। तो इस एडमिनिस्ट्रेटर में इंडिया के फेथ में होगा। अरे कोई भी इंडियन का भला ही करेगा। तो इसीलिए एक काम करते, कोई सिविल सर्विस एग्जाम देगा ही नहीं, कहानी ही नहीं होगा। तो लिप्टन ने बवाल मचा दिया। जैसे ये बात क्वीन को पता चला, ऐसा सोचते हैं, जैसे ये बात क्वीन को पता चला, जल्दी से क्वीन ने इस वाइसरॉय को एबॉलिश कर दिया, एनेक्स कर दिया, हटा दिया, लिप्टन को हटा दिया। अब बुलाया गया कि शातिर तेज दिमाग आदमी को, जिसका नाम है आपके सिलेबस में है लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन आते ही सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बंद कर दिया कि भाई लिखने दो जो लिख रहा है। अमृत बाजार पत्रिका हिंदी में आ रहा है, आने दो भाई। केसरी हिंदू आ रहा है, आने दो भाई। जिसको जो लिखना है लिखो बेफिक्र, कम से कम लड़ाई तो नहीं करोगे, जो होगा कॉपी में ही लिखोगे। तेज आदमी लॉर्ड रिपन बोला रहने दे, क्यों इन लोग को इतना गुस्सा करना। इन्होंने फैक्ट्री एक्ट लाया। अब इंडियन लोग को लग रहा है भाई देव मानुष आ गया, लॉर्ड रिपन। पर याद रखो खून किसका है? अंग्रेज का। और फैक्ट्री एक्ट के थ्रू 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना होगा, चाइल्ड लेबर नहीं करना होगा, संडे का कॉन्सेप्ट छुट्टी एक दिन, यही फैक्ट्री एक्ट के थ्रू मिला। इंडियन लोग बहुत खुश है, आ गया हम लोग का भगवान लॉर्ड रिपन। और रिपन इतना ज्यादा इंडियन से घुल गए कि इन्होंने एक खतरनाक चीज ला दिया, जो आपके स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इल्बर्ट बिल। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने वाला लॉर्ड लिप्टन है, बंद कराने वाला लॉर्ड रिपन है। आया कब था? 1878 में, भूलना नहीं। अब इल्बर्ट बिल क्या है, यहाँ देख सकते हैं, कीवर्ड भी सजा है, इसको बना के आपको सिर्फ लिखना है, जुडिशियल जजमेंट टू इंडियन लोकल अगेंस्ट यूरोप। मतलब इल्बर्ट एक बिल लाया, लॉर्ड रिपन ने एक बिल लाया, उसका नाम रखा इल्बर्ट बिल। और उस इल्बर्ट बिल के आधार पर कोई भी इंडियन जज या इंडियन बॉडी या इंडियन आदमी या इंडियन कम्युनिटी ब्रिटेन को भी सजा दे सकता है। ब्रिटेन को ये बात बहुत खराब लगा, इंडियन कैसे ही काम कर सकता है भाई। लॉर्ड रिपन को ज्यादा घुल मिल गया है यार, हटाओ इसको भी हटाओ। तो क्या रहा है, एक आ रहा परेशान करने वाला तो उसको भी हटा रहे, एक आ रहा अच्छा करने वाला उसको भी हटा रहे। तो लॉर्ड रिपन का भी यहाँ से हटना तय हो गया। और इसके बाद एक और वाइसरॉय आएंगे, उसको देखते हैं। तो चलिए रेडी करते हैं। जैसा आपको बताए थे, सबसे पहले कौन वाइसरॉय? फर्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग है। उसके बाद आपके सिलेबस में लॉर्ड लिप्टन, फिर लॉर्ड रिपन, फिर लॉर्ड डफरिन, जो आपके सिलेबस में नहीं है। पर जैसे डफरिन बना उसी समय कुछ छोटा छोटा ग्रुप इंडिया में एक्टिवेट होने लगे, मतलब नेशनलिज्म का भावना लाने लगे, जिसमें से आपके सिलेबस में 2 छोटा ग्रुप इंपॉर्टेंट है, एक है ब्रह्मो समाज और एक है सत्याशोधक समाज। ब्रह्मो समाज का बात करें, मतलब समाज मतलब एक छोटा सा ग्रुप, एक कम्युनिटी, ब्रह्मो समाज, ठीक है, जिसके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। और राजा राम मोहन रॉय को रेनेसां ऑफ इंडिया बोला जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और प्रोफेट ऑफ इंडिया भी किसको बोला जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। तो हु इज कॉल्ड प्रोफेट ऑफ इंडिया? राजा राम मोहन रॉय। हु इज कॉल्ड इंडियन रेनेसां? आंसर है राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्मो समाज को किसने बनाया? राजा राम मोहन रॉय। ये बात भूलिएगा मत, जो एग्जाम में वही पढ़ा रहे। और उस समय क्या होता था, भले ये गलत है पर हमारे इंडियन में लोग धार्मिक है, लोग फॉलो करते थे किसको? सती को, पोलीगैमी को, चाइल्ड मैरिज को, ये सबको सपोर्ट करते थे। कौन? इंडियन। और ये समाज पहला बात एक गॉड पे बिलीव करता था, मोनोथिज्म, बिलीव ओनली वन गॉड। तो ये समाज को भी, ये जो सती है, जला दिया जा रहा है, बच्चे में शादी कराया जा रहा है, विधवा का शादी कराया जा रहा है, ये सब गलत मानता है। ये समाज भी इसको गलत मानता था, पर इंडियन लोग इसको मानते थे, धार्मिक थे। तो उस समय के एक वाइसरॉय थे विलियम बेंटिक, उन्होंने इस सबको बंद करा दिया गया। सती को, पोलीगैमी को, चाइल्ड मैरिज को, सबको एबॉलिश कर दिया गया इस समाज के अकॉर्डिंग। उसके अलावा बात करें तो इस समाज में वीकली 2 न्यूज़पेपर आता था। तो आपके एग्जाम में आएगा, जो एग्जाम का क्वेश्चन है वही है, बस इसको हम सजा दिए। एक संवाद कामोदी जो हिंदी में आता था, एक मिरातुल अखबार जो पर्शियन में आता था। तो ब्रह्मो समाज में 2 न्यूज़पेपर, आप भूलिएगा मत, एक है संवाद कामोदी, दूसरा है मिरातुल अखबार। व्हिच फाउंडर आपको पता है? राजा राम मोहन रॉय। रेनेसां ऑफ इंडिया बोलते हैं, प्रोफेट ऑफ इंडिया बोलते हैं, विलियम बेंटिक ने ये सबको बंद कर दिया था। ये लोग एक गॉड पे बिलीव करते हैं, मोनोथिज्म। तो ये था ब्रह्मो समाज।
तो ब्रह्मो समाज में क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं? राजा राम मोहन का बारे में लिख सकते हैं, मोनोथिज्म लिख सकते हैं, सती लिख सकते हैं, पोलीगैमी लिख सकते हैं, वीकली 2 न्यूज़पेपर लिख सकते हैं। यही सब लिख के सारा एग्जाम का क्वेश्चन है। अब दूसरा समाज की तरफ चले जो आपके सिलेबस में एग्जाम में आया, जिसको बोलते हैं सत्याशोधक समाज, जिसके फाउंडर थे ज्योतिबा राव फुले, जो एक फूल वाले के बेटे थे, याद रखिएगा, ज्योतिबा राव फुले। और ये ज्यादातर इस समाज में एक गॉड टू बिलीव था ही, पर इस समाज में ज्यादा लोअर कास्ट, जो लोअर कास्ट है, डोम है, चमार है या शूद्रास है या जो बोलो, लोअर कास्ट, खासकर वोमेन के एडुकेशन के ऊपर, अपलिफ्टमेंट ऑफ वोमेन एडुकेशन, पहला गर्ल्स स्कूल पुणे में खुलवाने वाला यही समाज है, सत्याशोधक समाज। उन्होंने एक किताब भी लिखा था, उस किताब आपके सिलेबस में गुलामगिरी, इस किताब में इसका जिक्र किया था। खासकर यह समाज वुमेन के, औरत के पढ़ाई के ऊपर, लोअर कास्ट के ऊपर है, और ये समाज जो सती, पोलीगैमी, वन गॉड बिलीव, ये सब पे, ऐसे शॉर्ट पिक में। उसके बाद स्वामी विवेकानंद उसी समय सेल्फ गवर्नमेंट, पूर्ण स्वराज, स्वराज का एक टर्म लाया। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है स्वराज का टर्म किसने दिया, तो आपको आंसर देना है स्वामी विवेकानंद। तो चलिए रेडी करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आपको समझाया, फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। लास्ट वाइसरॉय कौन थे? माउंटबेटन। तो लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड लिप्टन, जैसा समझाया, वर्नाकुलर पेस एक्ट। उसके बाद लॉर्ड रिपन, एल्बर्टविल, जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉर्ड डफरिन, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद दो समाज, ब्रह्मो समाज, सत्याशोधक समाज। उसके बाद यहाँ से गाड़ी चलता है, जो आपके सिलेबस में है, एक छोटा छोटा ग्रुप बन रहा है। देखो ये छोटा ब्रह्मो समाज जो सिलेबस में है, सत्याशोधक ये भी सिलेबस में, इस पे एमसीक्यू आता है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, एक बड़ा ग्रुप से बनने से पहले छोटा छोटा ग्रुप बन रहा है, और लगातार ब्रिटेन को हम लोग टॉर्चर कर रहे हैं, इंडियन। और ये ईस्ट इंडियन एसोसिएशन को बनाने वाले थे दादा भाई नौरोजी, बोलिएगा मत, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया। दादा भाई लंदन में पढ़ के आए, वहां पे इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया लंदन में, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, और वहां के लोगों को एग्रेसिव किए। इन्होंने ही एक कॉन्सेप्ट दिया था, आपको पता भी होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये भी क्वेश्चन आता है बहुत, ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट। यहाँ के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता है कि इंडिया का रॉ मटेरियल लेके ये लोग बाहर जाते थे, वहां बनाते थे और दुगना दाम में बेचते थे, यानी सामान मेरा, हर चीज मेरा, बेच रहा है लोग। जिस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो दादा भाई नौरोजी इंडियन लोग को समझाए कि भाई ऐसा हो रहा है हम लोग के साथ। और इन्होंने एक समाज बनाया, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। उसके बाद ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के बाद बना इंडियन एसोसिएशन, जिसको बनाने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भूलिएगा मत। ये इंडिया के पहले थे जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम को निकाला था, इससे भी आप याद रख सकते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन को बनाया था। बस एक एमसीक्यू यहाँ पे, बस एक दो एमसीक्यू। उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन एकदम टॉर्चर हो गया इस ब्रह्मो समाज आके कुछ और बोल रहा है, सत्याशोधक समाज आके कुछ और बोल रहा है, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन आके कोई और बात बोल रहा है, इंडियन एसोसिएशन आके, यानी छोटा छोटा ग्रुप आके ब्रिटेन को लगातार बोल रहा है। ब्रिटेन को तो करना कुछ नहीं है, तो क्या करें? तो ब्रिटेन खुद ही, करना तो हमको कुछ नहीं है, इन लोग को सबको एक ग्रुप बना के हम दे देते हैं, और सब एक साथ आके बोले तब हम सुनेंगे, पर हम करेंगे तो कुछ नहीं, बात याद रखना। और ब्रिटेन ने खुद ही एक बड़ा सा पार्टी बना के इंडिया को दे दिया, जो इंडिया का पहला पार्टी था, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था, आप लोग याद रखिएगा, 29 दिसंबर, एक बार देख लीजिएगा ईयर, 1885 को। एक रिटायर्ड जनरल ब्रिटिश ऑफिसर ए.ओ. ह्यूम ने गलती से आईएनसी को बना दिया, टॉर्चर होकर, यार ले पार्टी समान। और वही इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी जो अभी चला रहा है, वो आज भी है इंडिया का पहला पार्टी, जिसका नाम है आईएनसी, जिसको एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर ने बनाया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कब? 29 दिसंबर 1885। तो ये था ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, कैसे धीरे धीरे छोटा ग्रुप एक्टिवेट हो रहा है, नेशनलिज्म का भावना ला रहा है। ब्रह्मो समाज, सत्याशोधक समाज, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, अब बन गया आईएनसी। अब उसके बाद हम लोग चलेंगे फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज, दोनों को एक साथ पढ़ के खत्म करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, यही आईएनसी में दो ग्रुप बनने लगेगा, एक तरफ मॉडरेट और एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट, और दोनों में लड़ाई हो जाएगा। तो चलिए रेडी करते हैं अब हम लोग हिस्ट्री का थर्ड और फोर्थ चैप्टर। थर्ड चैप्टर क्या है आपको पता है? आईएनसी फर्स्ट फेज। और सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर क्या है? आईएनसी सेकंड फेज। जैसा कि आपको पता होगा कि ब्रिटेन के रिटायर्ड ऑफिसर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने एक पार्टी बना दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी, 72 लोगों को लेके बॉम्बे में एक पार्टी बना दिया। पर अब धीरे धीरे क्या हुआ, इस आईएनसी में दो ग्रुप बनने लगे, क्योंकि दोनों का आइडियोलॉजी अलग अलग था, इसलिए ग्रुप क्यों बनता है, आइडियोलॉजी अलग अलग हो जाता है। एक तरफ कौन?
मॉडरेट, और एक तरफ कौन, एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट कौन है भैया, मॉडरेट को अर्ली नेशनलिस्ट बोला जाता था, जबकि एक्सट्रीमिस्ट को एजर्टिव नेशनलिस्ट बोला जाता था। ठीक उसी तरीका से आपके स्कूल में दो ग्रुप है क्लास में, एक बैक बेंचर जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट से डोनेट कर रहे हैं, और एक मॉडरेट जो टॉपर है, मिस का बात सुनता है, यस मिस, यो मिस, मे आई कम इन, गो गो। एक फाइटर लोग अटैक अटैक करते रहता है एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट कौन है, बैक बेंचर, मॉडरेट कौन है, टॉपर। अब दोनों है एक ही क्लास में, अब दोनों के बीच में हो जाएगा लड़ाई, कैसे हम समझाते हैं। तो आईएनसी के बाद आगे जाके दो ग्रुप बनने लगा, एक तरफ मॉडरेट, मॉडरेट को बोले अर्ली नेशनलिस्ट, एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट को हम लोग बोले एजर्टिव नेशनलिस्ट। और जहां तक हम आपको बताएं, मॉडरेट में 3 लीडर जिसको आपको जानना है, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह। और एक्सट्रीमिस्ट में बोले तो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। समझ गए, यही दो ग्रुप आगे जाके राइज हुआ। अब कहीं ना कहीं मॉडरेट का बात करें तो मॉडरेट टॉपर क्या करेगा, लड़ाई करता है कभी नहीं, लड़ाई तो हमेशा बैकवेंचर करता है। तो टॉपर क्या करता था ना, टॉपर का ऐसा माइंड था या आइडियोलॉजी था, वो डिमांड विथ लॉ काम करता था। वो लगातार रेजोल्यूशन लिखता था, ब्रिटेन को लेके जाके देता था कि भैया ऐसा करो ऐसा करो। उनके दिमाग में था, पढ़े लिखे थे, हाईली एजुकेटेड लोग थे। तो लोग सोचते ना लड़ाई वड़ाई से कुछ नहीं होगा भाई, ब्रिटेन के रहने दो, अगर ब्रिटेन रहा तो हमारा देश भी डेवलपमेंट करेगा। जबकि एक्सट्रीमिस्ट का ऐसा सोचना था, लड़ो या मारो, मेरा देश है हम समझेंगे, सेल्फ गवर्नमेंट। जबकि ये लोग डोमिनियन गवर्नमेंट चाहते थे। कौन, मॉडरेट थे अपने ही लोग। समझ रहे बात को, ये लोग 3P पे काम करते थे, जैसा आप जानते हैं, पेटिशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट। ये लोग बिल पास करते थे, रिजोल्यूशन करते थे। अब ब्रिटेन को तो करना कुछ नहीं है। ये लोग हर साल सेशन करते थे, एनुअल सेशन। जैसे आप सुने होंगे कलकत्ता सेशन हर साल, बनारस सेशन, सूरत सेशन, हर साल सेशन करते, चाय पानी बिस्कुट लेके। करना तो इन लोग को कुछ है नहीं, है ना, ब्रिटेन को कुछ करना है। और एक्सट्रीमिस्ट देख देख के थक गया कि यार ये लोग कुछ कर ही नहीं रहा है, जनता को चाहिए पानी, ये लोग मांग रहा है कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि पढ़ा लिखा लोग है, तो जनता से लोग को डिमांड ही मैच नहीं हो रहा है। और जबकि एक्सट्रीमिस्ट जनता का सपोर्ट लेने जाता, कहीं ना कहीं बैकवेंचर को सब कुछ का आइडिया रहता है कि आगे क्या होगा पीछे क्या, टॉपर तो पढ़ाई में ही लगा रह जाता है। ऐसा बता रहे हैं, ऐसा हर नहीं होता है, समझो बात को, समझ गए। तो एक तरफ मॉडरेट और एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट। धीरे धीरे यही मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट जैसे आगे बढ़ रहे थे, इनका कंट्रीब्यूशन आता है। देखेंगे अभी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, दादा भाई नौरोजी, आप जानते हैं। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन को बनाने वाले कौन है, दादा भाई नौरोजी। पर कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट को देने वाले भी कौन है, दादा भाई नौरोजी। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी को बुलाए थे। गोपाल कृष्ण गोखले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हटाए थे, काला गोरा का भेदभाव। इसके अलावा टैक्स उस पर जो लगता था उसको कम करवाए, गुड्स सॉल्ट पे। इसके अलावा इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया, इम्पीरियलिज्म लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया। ये वाइसरॉय को एडवाइस दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कहने की बात है, कंट्रीब्यूशन में आप लिख दो। समझ गए। तो जैसे ये लोग धीरे धीरे एक्टिव हो रहे थे ना, उसी समय 1905 में एक सन की पागल वाइसरॉय जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन, इन्होंने बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और उस समय बंगाल एक लार्ज प्रोविंस, लार्ज टेरिटरी माना जाता था, जिसमें असम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब आता था। हिंदू मुस्लिम का यूनिटी से डर गया था लॉर्ड कर्जन, और उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। भाई इतना बड़ा बंगाल कैसे संभालेंगे एडमिनिस्ट्रेटर को, इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक तरफ ईस्टर्न बंगाल, एक तरफ वेस्टर्न बंगाल। अब तो एक्सट्रीमिस्ट को आ गया गुस्सा, ये लोग भाई फिर सेशन करेगा, चाय बिस्कुट पानी, इतना टाइम नहीं। जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उसी के खिलाफ में आ गया एक बड़ा हाईली मूवमेंट, मास कम्युनिकेशन सपोर्ट, जिसका नाम है स्वदेशी मूवमेंट। बॉयकॉट करो गुड्स को, बॉयकॉट करो स्कूल को, बॉयकॉट करो टाइटल को, सब कुछ को बॉयकॉट करो। और इस मूवमेंट में इतना फैला कि पंजाब और इस सब कोई बाहर के लोग भी, बंगाल से हर जगह फैल के बाहर के लोग भी सपोर्ट किए। छोटा बच्चा से लेके बड़ा बच्चा, धोबी से लेके कपड़ा, गरीब से लेके अमीर, मुस्लिम से लेके हिंदू, सबको इस मूवमेंट में कूद गया। कौन सा मूवमेंट में, स्वदेशी मूवमेंट। किसके खिलाफ हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल। समझ गए। तो चलिए अब चलते हैं व्हाइट पे। चलिए अब रेडी करते हैं हम लोग चैप्टर 3 और चैप्टर 4, आईएनसी का फर्स्ट फेज और आईएनसी का सेकंड फेज एक साथ कंपाइल करके कंप्लीट करते हैं। वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आया। ध्यान से देखिएगा तो आपको पता होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बन चुका था 29 दिसंबर 1885, पर आगे जाके इसमें 2 ग्रुप बनने लगा, एक तरफ मॉडरेट और एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट। हर साल इसका डिफरेंट आता है।
तो मॉडरेट क्या है? मॉडरेट को जनरली कहा जाता था अर्ली नेशनलिज्म। वही अगर एक्सट्रीमिस्ट का बात करें तो एक्सट्रीमिस्ट को कहा जाता था एजर्टिव नेशनलिज्म। याद रखना है, मॉडरेट इज आल्सो कॉल्ड अर्ली और एक्सट्रीमिस्ट इज आल्सो कॉल्ड एजर्टिव। याद रखना। तो आईएनसी में दोनों अपने ही आदमी हैं, दोनों इंडियन ही है, पर दोनों का आइडियोलॉजी अलग है। एक बोल रहा है मरो या मारो और एक बोल रहा है डिमांड विथ लॉ काम करेंगे, लड़ाई वड़ाई नहीं करेंगे। यानी आपका एक स्कूल का लड़ाई हो गया है और एक तरफ है बैकवेंचर एक्सट्रीमिस्ट और एक तरफ है टॉपर मॉडरेट। टॉपर लोग लड़ाई से दूर, बैकवेंचर तो लड़ाई में रहता है। समझ में आ रहा है? और दोनों एक साथ रह के लड़ाई करना है एक दुश्मन से। समझ में आ रहा है आपको? और ये मॉडरेट का काल कहा जाता है पीरियड 1885 से 1905 तक। और 1905 जिस समय पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, वहीं से एक्सट्रीमिस्ट बॉस बैकवेंचर अचानक से एग्रेसिव हो जाता है इस लड़ाई में, स्कूल के लड़ाई में, ऐसा समझो। और उस समय मॉडरेट के 3 लीडर आपको याद रखना होगा। डी फॉर दादा भाई नौरोजी, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, जिन्होंने पर कैपिटलिस्ट का कॉन्सेप्ट भी दिया था और जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट भी दिया था। अभी तक वीडियो नहीं देखे तो वीडियो देखिए। दूसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्होंने सिविल सर्विस का एग्जाम सबसे पहले निकाला था। लास्ट गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने गांधी जी को इंडिया में बुलाया था साउथ अफ्रीका से। तो ये 3 मॉडरेट भले डिमांड विथ लॉ कम करे, टॉपर भले आपको इतना लड़ाई में हेल्प ना करे, पर टॉपर बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैला देता है कि देखो गलत कर रहा है, ऐसे कर रहा है, पढ़ाई की लैंग्वेज से आपको समझा देता है। तो कहीं ना कहीं मॉडरेट कुछ चीज अच्छा किया, अवेयरनेस फैला दिया इंडियन में, ये लोग खराब कर रहा है, ये लोग बात नहीं सुन रहा है। और ये लोग का काम क्या था? हर सेशन, हर साल ये लोग एनुअल सेशन करते थे। जैसे पहला सेशन आपको याद होगा कलकत्ता, आगे पढ़ाएंगे आपको, फिर बनारस, फिर उसके बाद सूरत, और सूरत में दोनों के बीच लड़ाई हो जाता है, इसको सूरत स्प्लिट बोलते हैं, आगे आएगा, घबराना नहीं है। तो ये लोग क्या करते थे? हर साल सेशन करते थे, एनुअल सेशन, चाय पानी लेके बैठ जाते थे, करना तो कुछ नहीं। क्योंकि भाई ये लोग हाईली एजुकेटेड इंडियन थे, जनता से डिमांड मैच नहीं करता था। जनता को चाहिए पानी, ये लोग मांगता था कोल्ड ड्रिंक। जनता को चाहिए चावल, ये लोग बिरयानी, कहते लोग बिरयानी ही खाए हैं। समझ रहे हो? हाईली एजुकेटेड है, तो मैच ही नहीं कर रहा है। वही एक्सट्रीमिस्ट बैकवेंचर पूरा दुनिया देखे रहता है, उसको सब पता है बाहर कौन है, मोदी वाला कैसा होगा, दूध वाला कैसा होगा। समझ में आ रहा है ना? दूसरा क्या करते थे ये लोग? हर साल रेजोल्यूशन पास करते थे, एक बिल लिखते थे, ब्रिटेन तुम ये करो ये करो ये करो। अब ब्रिटेन को तो करना कुछ नहीं, ठीक है हो गया, टॉफी दे के भगा दिया जाता। ये लोग 3P पे काम करते थे, पेटिशन प्रेयर प्रोटेस्ट, इस पे काम करते थे। तो कभी कभी मॉडरेट का फंक्शन है तो याद रखना, एनुअल सेशन, रेजोल्यूशन पास और 3P। ये लोग डिमांड विथ लॉ काम करते थे, कोई भी लॉ को तोड़ना नहीं चाहते थे। इन लोग का आइडियोलॉजी ऐसा था कि ब्रिटेन को रहने दो, वो रहेंगे तो डेवलपमेंट होगा। वही दूसरी तरफ आईएनसी में बैकवेंचर एक्सट्रीमिस्ट, मेरा देश है हम रहेगा, मेरा क्लास है हम लोग रहेंगे, लड़ो या मारो, जिसका एजर्टिव नेशनलिज्म बोला, जो 1905 में एकदम एग्रेसिव हो गया। और इसमें 3 लीडर, लाल बाल पाल, लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक, पाल फॉर बिपिन चंद्रा पाल। ये 3 एक्सट्रीमिस्ट लीडर आगे जाके क्रांति मचाएंगे। मरो या मारो, इनका थॉट ही है लड़ो, हमारा लैपटॉप पे हम रखेंगे, किसी को नहीं देंगे, बात खत्म। और उसी समय खतरनाक अंकल जी एक विवाद मचा दिए, जिस समय आईएनसी में दोनों में थोड़ा थोड़ा लड़ाई चल रहा था, उसी समय 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया और बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तरफ ईस्टर्न बंगाल और एक तरफ वेस्टर्न बंगाल। इनडायरेक्टली हिंदू मुस्लिम का यूनिटी तोड़ना चाहा। अब लोग और गुस्सा, और टॉपर अभी भी दिमाग लगा रहा है, रेजोल्यूशन लिख रहा है, बिल लिख रहा है, मत करो ऐसे मत करो ऐसे। टॉपर को हटाया और बैकवेंचर अचानक से इस लड़ाई में कूद गया और बड़ा सा मूवमेंट चलाया, जिस मूवमेंट का नाम रखा गया स्वदेशी मूवमेंट। बॉयकॉट करो, क्या बॉयकॉट करो? स्कूल, टाइटल, गुड्स, सब कुछ को बॉयकॉट करो। ये मूवमेंट इतना बड़ा चला कि छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, धोबी, किसान, सबको इस मूवमेंट में आ गया, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट का सोच कहीं ना कहीं जनता से मिलता था, जबकि मॉडरेट का नहीं मिलता था। अब मॉडरेट आईएनसी में डोमिनेट था। तो इस पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण स्वदेशी मूवमेंट आया। ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, बंगाल का पार्टीशन के कारण ही स्वदेशी मूवमेंट आया। स्वदेशी मूवमेंट में ज्यादा मेजोरिटी एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। तो चलिए अब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर का हम लोग क्या कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा आता है। तो जैसा कि मॉडरेट का पहला लीडर है दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है,
इन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन को बनाया, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन को बनाया, ये भी मॉडरेट का क्वेश्चन है। कंट्रीब्यूशन क्या क्या है देखो, जो एग्जाम में कंफर्म आता है, कीवर्ड में हम समझा दिए। इंडियन अनऑफिशियल एम्बेसडर थे, इन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी बनाया लंदन में जाके। इसके अलावा ये फर्स्ट मेंबर बने इंडिया के, वो भी ब्रिटिश के पार्लियामेंट में, बहुत बड़ा बात है। कौन? दादा भाई नौरोजी, इसलिए इसको एम्बेसडर बोला गया, समझ आया। दूसरा, एक्सपोज ऑफ इकोनॉमिक, ये इतने पढ़े लिखे थे कि इन्होंने एक कॉन्सेप्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताया। कितना बार हम रिपीट किए, रॉ मटेरियल यहाँ का ले रहा है, बाहर जाके बेच रहा है, दुगना पैसा कमा रहा है। एक्सपोज ऑफ इकोनॉमिक और इंडियन अनऑफिशियल एम्बेसडर, यही की पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना है बना के। राइज ऑफ कांग्रेस, कहीं ना कहीं दादा भाई के टाइम आते आते एक वर्ड फेमस हो गया, वो वर्ड था स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं आईएनसी राइज करने लगा। तो चलिए रेडी करते हैं। जैसा आपने अभी दादा भाई नौरोजी का कंट्रीब्यूशन समझा, अब हम लोग समझते हैं एक मॉडरेट लीडर जिनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में बात करें तो ये पहले इंडियन थे जो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम कलेक्टर बने थे इंडिया में, याद रखिएगा, इसी से इसको याद रखिएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हाईली एजुकेशनिस्ट थे, पॉपुलर जर्नलिस्ट थे, ये बात को याद रखिएगा। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है कि इन्होंने इंडियन एसोसिएशन को बनाया। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन को दादा भाई नौरोजी बनाया था और इंडियन एसोसिएशन को सुरेंद्र नाथ बनर्जी बनाया था, याद रखिएगा। इन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जितना भी आईएनसी का कॉन्फ्रेंस होता था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते थे, ये बात याद रखिएगा। पॉलिटिकल, बहुत पॉलिटिकल आइडिया देते थे ये न्यूज़पेपर में, खासकर बंगाली न्यूज़पेपर में ये पब्लिक ओपिनियन रखते थे, मोबिलाइजिंग द पब्लिक ओपिनियन। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के ऊपर आप याद रखिएगा, इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस करते थे आईएनसी का, दूसरा एक बंगाली न्यूज़पेपर में पब्लिक ओपिनियन देते थे। पहले इंसान थे जो सिविल सर्विस एग्जाम को निकाला था। अब देखते हैं मॉडरेट के तीसरे लीडर गोपाल कृष्ण गोखले और उनका कंट्रीब्यूशन। बस रेडी करते हैं। अब हम देखते हैं गोपाल कृष्ण, 3 मॉडरेट का कंट्रीब्यूशन, गोपाल कृष्ण गोखले का कंट्रीब्यूशन देखेंगे और ये सारा एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये एक हिस्ट्री प्रोफेसर थे और इन्होंने बनारस सेशन, जैसा आपको पता है आईएनसी जब बना था तो ये लोग हर साल सेशन करते थे। पहला सेशन बॉम्बे में हुआ था, फिर कलकत्ता, फिर बनारस, फिर सूरत। तो बनारस सेशन के प्रेसिडेंट थे मॉडरेट लीडर गोपाल कृष्ण गोखले, ये बात को याद रखिएगा। अब चलते हैं कंट्रीब्यूशन में, और कंट्रीब्यूशन का बात करें तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये काले गोरे में भेदभाव के ऊपर थे, उस पर काम किए, इंडिया में उस पर सुधारे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खासकर साउथ अफ्रीका का प्रभाव इंडिया में भी पड़ा था। दूसरा, इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में जो पैसा खर्च हो रहा था उसको कम करने की बात की, एक्सपेंडिचर को कम कीजिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर काम किए। इवन उन्होंने कॉटन सॉल्ट पे जो इतना टैक्स बढ़ रहा था उस टैक्स को कम करने का बात किया। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो कहीं ना कहीं मॉडरेट क्या कर रहा है, कुछ गलत काम नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा काम भी किया, देख रहे हैं आप लोग। उसके अलावा इन्होंने इंपीरियलिज्म लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब इसका मतलब क्या है, स्टार मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कंट्रीब्यूशन में ये पॉइंट लिखते हैं तो अच्छा पेपर होगा आपका। इंपीरियलिज्म लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब जो वाइसरॉय बन जाता था ना, याद है वाइसरॉय का कॉन्सेप्ट लाए थे क्वीन, ये वाइसरॉय को गोपाल कृष्ण गोखले एडवाइस दे सकते हैं। जो वाइसरॉय को एडवाइस देता है उसके लिए नाम यूज होता है इंपीरियलिज्म लेजिस्लेटिव काउंसिल। चाहे तो वो जुडिशियरी वाइसरॉय को भी दे सकता है, चाहे तो एग्जीक्यूटिव को भी दे सकता है। इसके अलावा ये इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के आगे जाके मेंबर भी बने। तो इनडायरेक्टली गोपाल कृष्ण गोखले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, टैक्स को कम किए, ब्रिटिश आर्मी का पैसा को कम किए, इवन इन्होंने वाइसरॉय को आइडिया दिए, इंडियन पब्लिक सर्विस के ये मेंबर भी बने। अब चलते हैं एक्सट्रीमिस्ट का 3 लीडर, लाल बाल पाल और उसका कंट्रीब्यूशन करके चैप्टर फिनिश। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट के पहले लीडर, सीनियर लीडर, जैसा आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट एजर्टिव नेशनलिज्म, मरो या मारो वाले सोच रखने वाले लाल बाल और पाल, ठीक है। और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक, जो एक्सट्रीमिस्ट के सीनियर लीडर माने जाते थे। जब भी कुछ होता था तिलक जी को हमेशा आगे कर दिया जाता था। तो बाल गंगाधर तिलक हु इज कॉल्ड फादर ऑफ एजर्टिव नेशनलिज्म, तो आपको आंसर देना है बाल गंगाधर तिलक। इवन एक क्वेश्चन एमसीक्यू में ये भी आता है, विच ऑफ द लीडर इज कॉल्ड फोर रनर ऑफ गांधी जी। गांधी जी से पहले सबसे फेमस फोर रनर कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। फोर रनर ऑफ गांधी जी बाल गंगाधर तिलक, फादर ऑफ एजर्टिव नेशनलिज्म भी बाल गंगाधर तिलक। ये कल्ट पैट्रियोटिज्म को फॉलो करते थे, ये एकदम देश भावना से एकदम जुड़े हुए थे सीरियसली। और इन्होंने कंट्रीब्यूशन क्या दिया? डिमांड विथ फॉर स्वराज। ये मॉडरेट की तरह नहीं सोच रहे थे, स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट का बात किए। स्वराज इज माई बर्थ राइट्स एंड आई शॉल हैव इट, ये मेरा पूर्ण अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा।
ये डायलॉग बोलने वाले बाल गंगाधर तिलक, एक्सट्रीमिस्ट के सीनियर लीडर, जिनको तिलक जी भी हम लोग बोलेंगे। उनके बाद प्रीच नेशनलिज्म, अगर हम बात करें तो ये नेशनलिज्म को फैलाने लगे अपने देश में बाय द हेल्प ऑफ फेस्टिवल। गणपति फेस्टिवल में कुछ स्लोगन डाल के, शिवाजी फेस्टिवल में कुछ स्लोगन डाल के, आगे जाके इन्होंने एक किताब भी लिखा जिनका नाम था गीता रहस्य, उसको भी आप याद रखिएगा। गीता रहस्य किताब लिखने वाले भी बाल गंगाधर तिलक जी थे। उसके बाद अगर बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट, इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज का बात भी यही बाल गंगाधर तिलक जी किए थे। इनडायरेक्टली तिलक जी के ऊपर टाइटल हम तो देंगे स्वराज का, याद रखिएगा। गोपाल कृष्णा को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को सिविल सर्विस एग्जाम, दादा भाई नौरोजी को ड्रेन ऑफ वेल्थ, ऐसे करके शॉर्ट में भी याद रखना। चलो अब इसके बाद चलते हैं दूसरे लीडर। तो चलिए अब रेडी करते हैं, हम लोग देखेंगे दूसरा कंट्रीब्यूशन एक्सट्रीमिस्ट के दूसरे लीडर बिपिन चंद्र पाल। और बिपिन चंद्र पाल के ऊपर जब कंट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। इनको फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट ऑफ इंडिया बोला, याद रखिएगा। रिवोल्यूशनरी थॉट लाए, नया नया सोच लाए, कौन? बिपिन चंद्र पाल। और इनका कंट्रीब्यूशन बोले तो रोल एज अ जर्नलिस्ट काम किए, नेशनल एजुकेशन के ऊपर काम किए, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म के ऊपर भी काम किए, जहां इन्होंने कास्ट सिस्टम का ऊपर बात किया, विडो रिमैरिज का बात किया, और एडुकेटिंग वुमेन, कुछ औरतों को पढ़ाने लगे जो लोअर कास्ट के थे, उनको डेवलप कराने लगे। एज अ जर्नलिस्ट इन्होंने बंगाल रिपब्लिक ओपिनियन में काम भी किया। कौन? बिपिन चंद्र पाल। ये एक बंगाल रिपब्लिक ओपिनियन में इन्होंने काम भी किया, कास्ट सिस्टम के ऊपर भी बात की है, विडो रिमैरिज के ऊपर भी बात की है। इनको फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट बोला गया। तो याद रखिएगा, जब ये कंट्रीब्यूशन आता है तो दिमाग नहीं चलता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे, ये सारा एग्जाम का क्वेश्चन है। तो चलिए अब लास्ट एक्सट्रीमिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो चलिए अब रेडी करते हैं हम लोग लाला लाजपत राय, इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे लास्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडर का। तो लाला लाजपत राय को पंजाब का केसरी और शेर पंजाब भी बोला जाता था, उड़ता पंजाब जैसा याद होगा। और इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा रहा। एन एडुकेशनिस्ट एंड फोर्सफुली राइटर के रूप में ये अमेरिका के मैगजीन में यूथ को प्रमोट करते थे, मतलब ये बिंदास लिखते थे बिना डरे। भगत सिंह का इन्हीं को फॉलो करते थे, लाला लाजपत राय को, याद रखिएगा। इन्होंने एज अ सोशल रिफॉर्मर भी काम किया आर्या समाज के रूप में, और आर्या समाज के रूप में इन्होंने गांव में विलेज और हॉस्पिटल खुलवाया और गांव के लोगों को डेवलप कराया, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने अब्रॉड जाके गदर पार्टी में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। तो इनडायरेक्टली यहाँ तक आप ध्यान से याद रखिएगा, ये सारा एग्जाम का क्वेश्चन है। कैसे ये यूएसए में जाके यूथ को डोमिनेट किए, आर्या समाज के ऊपर काम किए, गदर पार्टी के ऊपर काम किए, पंजाब का केसरी जिनका नाम था लाला लाजपत राय। तो यहाँ तक हम एक ही वीडियो में आपको हिस्ट्री का 1, 2, 3, 4 चैप्टर पूरा कंप्लीट किए हैं। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। मेरा एक एक बोर्ड पे लिखा हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, एक पेपर भी लिख किए हैं, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, उस पेपर को आप देख लीजिएगा। अगर आपको चैप्टर का नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप में मैसेज जरूर कीजिएगा। तो चलिए, जैसा आपको प्रॉमिस किए, पूरे हिस्ट्री को हम 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहला कंटेम्प्रेरी सीरीज जो डाल चुके हैं, दूसरा अभी जो डाल रहे हैं, और तीसरा जो सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी दोनों को मिक्स करके एक साथ पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।